हाय एवरीवन। सो ये एक वीडियो होने वाली है वन शॉट वीडियो, बिकॉज इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, बट ये पार्ट वन है। इसके बाद भी और पार्ट्स आते रहेंगे आप लोगों के लिए, एंड इसमें हम प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लाइक यहाँ पर इन्फोसिस के सूडो कोड्स, न्यूमेरिक पजल्स, साथ साथ में वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। बाकी एप्टीट्यूड के रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं जो अभी फ्यूचर में और आएंगी, जो आपको देखने को मिलेंगी। एंड बाकी मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज इसमें लगभग बहुत सारी चीजें कवर होने वाली हैं। बाकी आप अर्जुन सीरीज को परचेज कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। इट्स मॉक टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको 1500 प्लस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं फॉर द प्रैक्टिस। एंड इन्फोसिस के भी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो इसमें कवर्ड है, लाइक क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग पैराग्राफ, न्यूमेरिक पजल, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड, डीएस, एसीएस, फंडामेंटल एसक्यूएल, ऊप्स, रिटन इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी भी कंपनी के लिए आप इस सीरीज को यूज कर सकते हो, ये केवल इन्फोसिस के लिए नहीं है। फ्यूचर में भी अगर कोई कंपनी आती है, पूरी सीरीज को एक बार खत्म कर लेना, आपको खुद पता पड़ेगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितने ज्यादा हाई लेवल पर जा चुका है, बिकॉज इसमें आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी। बाकी लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो, एंड लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द मॉक टेस्ट की। ये एक 8वीं या 9वीं वीडियो होने वाली है, जिसमें हम एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं, विच इज न्यूमेरिक पजल। अब अगर आप देख सकते हो तो ये 5th सेक्शन है इन्फोसिस के एग्जाम का। एंड सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि ये वाला जो सेक्शन है, इसके लिए ज्यादातर बच्चों को आइडिया ही नहीं रहता कि इसमें पूछा क्या जाएगा। जैसा आप देख सकते हो, ये जो न्यूमेरिक पजल है, न्यूमेरिक पजल टेस्ट, इसमें ये 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि 10 मार्क्स के हैं और 10 मिनट का टाइम है। तो ये टोटल जो सेक्शन है वो 10 मार्क्स का होने वाला है। अब देखो 10 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फोसिस के लिए, बिकॉज अगर आप देखोगे ना तो पूरे जो सेक्शंस हैं उसमें यहाँ पर कोई सेक्शन 10 मार्क्स का है, कोई 20 मार्क्स का है। तो जो सूडो कोड है वो यहाँ पर 10 मार्क्स का है, और ये जो न्यूमेरिक पजल है ये भी 10 मार्क्स का है। एंड मेन प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि इसमें पूछा क्या जाएगा, बिकॉज इसके रिलेटेड कुछ ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल भी नहीं है और कुछ ज्यादा चीजें अवेलेबल भी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छा खासा आइडिया दूंगा बाय सॉल्विंग सम क्वेश्चन, कि इसमें आप किस प्रकार के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही आएंगे, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उससे भी थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ही आएगा, बट आपको एक आइडिया देता हूं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। बाकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो इन्फोसिस की, तो फ्री प्रिपरेशन सीरीज पूरी की पूरी चली रही है यहाँ पर, जिसकी ये वीडियो होने वाली है। बाकी अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज में आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसको मैं एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अर्जुन सीरीज की। और ये जो न्यूमेरिक पजल है, इसके यहाँ पर 2 सेट्स डाले हुए हैं इस वाली सीरीज में भी, और बाकी भी सारे टॉपिक्स कवर है। देखो इन्फोसिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग, बिकॉज सबसे ज्यादा जो वेटेज होल्ड करता है एग्जाम में वो है रीजनिंग। सो मेक श्योर कि आप रीजनिंग बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। सो रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिलने वाले हैं, खासकर सीरीज के, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। बाकी वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर्ड हैं, क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग पैराग्राफ, न्यूमेरिक पजल, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस, फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, रिटन इंटरप्रिटेशन, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, ऐसे राइटिंग। इसको केवल आप इन्फोसिस के लिए नहीं, बाकी आप किसी भी कंपनी के लिए यूज कर सकते हो। ये ऑल अबाउट जेनरिक प्रिपरेशन सीरीज है, मॉक टेस्ट सीरीज, जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हो, और इसमें आपको यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि न्यूमेरिक जो पजल है उसमें आपके 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 10 मार्क्स के। सो इसको जरा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो एक बार अपन आइडिया लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ज्यादा कुछ कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है इसके अराउंड, तो पता भी नहीं है बच्चों को कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिक पजल में। तो आपको एक आइडिया देता हूं मैं सबसे पहले, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चंस के साथ, और मैं आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर ही सॉल्व कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चंस, बिकॉज वहीं पर अवेलेबल है सारे के सारे क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 चीजें हम सॉल्व करने वाले हैं। काफी सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो कि पैटर्न बेस्ड होते हैं, पैटर्न बेस्ड। अब नाउ दिस पैटर्न बेस्ड क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर आपको एक डिजाइन दिया होगा या आपको कोई मैट्रिक्स दिया होगा जिसमें किसी क्वेश्चन का पैटर्न बताया होगा, और उस पैटर्न को समझकर, यहां पर उस पैटर्न को समझकर एक सिमिलर क्वेश्चन दिया होगा और उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। अब ये बेसिकली होता क्या है, इसको जरा डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज एक ये क्वेश्चन है जिसमें एक मैट्रिक्स दिया है 3x3 का, ठीक है। अब ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसमें है 2 3 6 4 2 8 5 4 20। ये हो गया मैट्रिक्स पैटर्न समझने के लिए। ओके, ये पैटर्न समझने के लिए मैट्रिक्स है। जो एक्चुअल क्वेश्चन है
वो है यहां पर सपोज दिस इज ऑल्सो अ 3x3 मैट्रिक्स, ओके। दिस इज 3 7 21 6 5 30 4 9 क्वेश्चन मार्क। अब बेसिकली इस वाले मैट्रिक्स से आपको यहां पर पैटर्न समझना है और इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका आपको आंसर बताना है। अब कैसा पैटर्न है इसमें, तो आप देखना 2 3 6 4 2 8 एंड 5 4 20। जनरली रो और कॉलम हम दोनों चेक करते हैं कि किस में आपको पैटर्न दिख रहा है। तो 2 4 5 3 2 4 एंड 6 8 20 ये अपन कॉलम वाइज जा रहे हैं। रो में 2 3 6 4 2 8 एंड 5 4 20। हमें एक पैटर्न जो है वो यहां पर रो में देखने को मिल रहा है, विच इज जो थर्ड नंबर है मैट्रिक्स का, मतलब जो थर्ड नंबर है मैट्रिक्स का, दैट इज द फर्स्ट वन मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड वन, ओके। जैसे अगर आप देखोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 20। उसी प्रकार से 3 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा 21, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा 30, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होने वाला है, बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा, 36। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 36। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ये मैट्रिक्स दिया है और इस मैट्रिक्स में कुछ नंबर्स मिसिंग होंगे और आपको उसका आंसर पुट करना है एनालाइजिंग दिस मैट्रिक्स। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वुड बी देयर, ओके। सो ये मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको सरप्राइज ना हो जाए कि भाई ये क्या क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। आपको एक आइडिया दे रहा हूं। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, इससे थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को जरा और देख लेते हैं। एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है सपोज ये वाला। इसमें आप लोग पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना खुद से, और कोशिश करना ये देखने की कि क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। सो सपोज दिस इज द मैट्रिक्स वेयर 1 4 0 2 4 1 2 8 1। दिस इज द मैट्रिक्स, डिजाइन मैट्रिक्स, ओके, जिसका आपको पैटर्न देखकर आइडेंटिफाई करना है जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसका आंसर, ओके। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स है, ओके। इट इज 2 7 2 5 6 2 6 क्वेश्चन मार्क 0। सो इस क्वेश्चन मार्क का बेसिकली हमें आंसर देना है। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसका आंसर चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं जरा एक बार। तो अगर आप देखोगे तो एक तो ये मैट्रिक्स दिया है और एक ये मैट्रिक्स दिया है, और इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर, इसकी वैल्यू यहां पर पूछिए। तो इसका पैटर्न थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो इसका पैटर्न कैसे बनेगा, देखना। क्या रो में कोई पैटर्न दिख रहा है, 1 2 2 4 4 8 0 1 1, ओके। 2 7 2 2 5 6 7 6 क्वेश्चन मार्क 2 2 0। तो ऐसा तो कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा है इसमें, रो में भी नहीं दिख रहा। एक बार सम करते हैं। तो अगर आप इसको सम करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 1 5। सेकेंड वाले को करोगे तो क्या आएगा, 2 + 4 + 1, क्या हो जाएगा ये 7। इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 8 + 2 + 1 विच इज 11। सो यहां पर जरा एनालाइज करो। सबसे पहली वाली रो का सम का आंसर आ रहा है 5, दूसरी का आ रहा है 7 और इसका आ रहा है 11, ठीक है। थोड़ा सा एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है वो हम बताएंगे। इसमें देखते क्या आ रहा है, 2 7 2, तो ये कितना हो गया 11, 5 6 11 एंड 2 13, देन 6 क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर देना है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो दिस इज द कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, ओके। ये प्राइम नंबर्स है वो कंजिक्यूटिव है, 5 फिर 7 फिर 11। यहां पर भी कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है, पहले 11 फिर 13, और 11 13 के बाद क्या आएगा 17 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर में। अब अगर 17 चाहिए तो यहां पर क्या वैल्यू चाहिए होगी, हमें क्या चाहिए होगी 11। सो आंसर क्या हो जाएगा इसमें 11। सो 11 इसका आंसर होने वाला है, बिकॉज ये कंजिक्यूटिव जो प्राइम नंबर्स है वो हमारा जो पैटर्न है वो इसमें होने वाला है। तो ये मैंने एक लेवल अप किया है, इस लेवल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जरा।
ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, क्योंकि ये इस प्रकार की वीडियोस आपको ज्यादा मिलेंगी नहीं ओवरऑल यूट्यूब पर भी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, बिकॉज मैं तो अपनी तरफ से पूरा 100% ट्राई कर रहा हूं कि मैं आपको चीजें प्रोवाइड कराऊं, सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। और अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने हैं तो आप अर्जुन सीरीज को परचेज कर सकते हो। ये मॉक टेस्ट है और ये सारी कंपनीज के लिए है। अगर आप इससे प्रिपेयर करोगे तो आप कोई भी कंपनी के लिए प्रिपेयर यहां पर कर सकते हो। ठीक है, दिस इज अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट फॉर ऑल ओवर प्रिपरेशन फॉर ऑल कंपनीज। Now let's discuss about another question. This is again a 3 cross 3 matrix. It is 3, 5, 7, okay, 6, 36, 4, 8, 2, 1. एंड इसमें यहां पर क्वेश्चन पूछा है वो ये है कुछ ऐसा 9, 4, 6, 7, 5, 8, 2, 3 क्वेश्चन मार्क। तो ये जो मिडिल एलिमेंट है क्वेश्चन मार्क, इसका हमें आंसर बताना है। अब देखो, जब आपको इस प्रकार का कोई पजल दिखे और अगर आपको सारे नंबर छोटे लग रहे हैं और अगर आपको बीच में एक कोई नंबर है जो एकदम से लार्ज लग रहा है, तो कुछ ना कुछ रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू एडिशन हो सकता है। अब अगर इसमें आप कुछ मल्टीप्लीकेशन ट्राई करना चाहो, मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, एडिशन ट्राई करना चाहो तो एडिशन करके देखते हैं। तो बीच में अगर आप देखोगे 36 एक नंबर जो है ये बड़ा लग रहा है, तो कुछ तो एडिशन वगैरह ट्राई करके देखते हैं। तो अगर हम ऐड करें बाकी के सारे एलिमेंट्स को, सो इट इज 3 + 5 + 7। ओके, तो ये कितना हो गया आपका 15 फर्स्ट रो का सम। इसका कितना हो गया 11 एंड 6 + 4 कितना हो गया 10। तो ये कितना हो गया आपका, अगर टोटल काउंट करोगे तो 36, एंड 36 ही यहां पर मिडिल एलिमेंट है। अब ये तो देखो क्वेश्चंस मुझे पता है इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, वरना जब आप खुद से पैटर्न आइडेंटिफाई करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़े और टाइम भी लग जाए। सो बेसिकली अगर हम ऑल एलिमेंट्स को सम करेंगे, ठीक है, तो जो मिडिल एलिमेंट है वो यहां पर सम की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। और इसके थोड़े अलग टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सो यहां पर भी मिडिल एलिमेंट बताना है, तो ये है 9 + 7 + 5 कितना हो गया ये हो गया आपका 14 + 7 21। देन ये हो गया 6 + 3 6 + 3 + 2, सो ये कितना हो गया 11। देन 4 and 8 12, सो 21 + 12 + 11, सो ये हो गया हमारा 44। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 44। अब इसका थोड़ा सा ऐसा भी रहता है, सपोज ये मैट्रिक्स दिया है सेम, एंड जो क्वेश्चन का मैट्रिक्स है वो हो सकता है आपको कुछ इस प्रकार से दिया हो, क्वेश्चन में मैट्रिक्स ना दिया हो, कुछ इस प्रकार का डिजाइन दिया हो। सपोज दिस इज द डिजाइन जिसमें लिखा है 2 9 4 5 एंड क्वेश्चन मार्क। सो अगर आपने देखा जो मिडिल एलिमेंट है, इट इज द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जो कि मिडिल में नहीं है। सो जैसे इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो इसका आंसर क्या आएगा 9 + 4 + 5 + 2, इट इज 14 + 4 18 + 2 विच इज 20। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20। तो हो सकता है आपको इस प्रकार का डिजाइन दिया हो, तो ऐसा भी आपको कोई डिजाइन दिया जा सकता है, तो ये भी आपका आता है। ठीक है, बाकी एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक ऐसा क्वेश्चन आया था प्रीवियस में, सो मैं आपको समझाता हूं एक बार। ये प्रीवियस का ही क्वेश्चन है, एक इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस में आया था। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो मैं इसका डिजाइन क्रिएट कर लेता हूं एक बार। ओके, सो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ डिजाइन है इसमें यहां पर मेंशन है 50 2 3 6 7 5 10 एंड क्वेश्चन मार्क। सो इसका हमें ये क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर देना है। तो अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो हो सकता है आप लोग बहुत तरीके से एनालाइज करो और बहुत तरीके से इसका एनालिसिस किया भी जा सकता है। लाइक 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 7 है, क्या इनके बीच में कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है। अब देखो, मुझे तो इसके आंसर्स पता हैं इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट बता पा रहा हूं, बट उस सिचुएशन में आपको बहुत सारी चीजें हो सकता है सोचनी पड़े। अब ये क्वेश्चन कैसे किया गया है, देखो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन में एक तो देख लो कि क्या नंबर्स के बीच में कोई आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। अगर नंबर्स के बीच में आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा पैटर्न का, तो डिजाइन देख लेते हैं। जैसे ऊपर वाला हमने देखा था, उसका अभी अपन ने डिजाइन देखा था कि भैया जो बॉर्डर एलिमेंट्स हैं उसका अपन सम कर रहे हैं और मिडिल में अपन पुट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है ना, इसमें जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हैं और उसके सामने वाले पार्टीशन में +1 कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है,
सो 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हुआ, 4 प्लस 1 विच इज 5, तो 5 इसके सामने वाले पार्टीशन में हमने पुट किया। 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 प्लस 1 कितना हुआ 10, 3 के सामने वाले में 10 है। फिर यहां पर आप देखते हैं तो यहां पर क्या है 7, सो 7 का स्क्वायर प्लस 1, सो 7 का स्क्वायर कितना है 49 प्लस 1 50, तो सामने वाला जो पार्टीशन है उसमें कितना है 50। अब यहां पर है 6, तो 6 के स्क्वायर प्लस 1 विच इज 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 विच इज 37, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर क्या आ जाएगा 37। So this kind of questions also can be asked. Okay, so this is also one kind of question which I solved. बट उस टाइम पर आपको खुद से सोचना पड़ेगा क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, बहुत प्रकार के पैटर्न्स हो सकते हैं। एक पैटर्न आपको और समझाता हूं, ये मतलब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था और इस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें एक बड़ा सा यहां पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और एक सिमिलर काइंड ऑफ ट्राइंगल दिया है ऐसे उल्टा। अब पता नहीं मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, तो ऐसे ये दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, फिर उसके बीच में जब ये ट्राइंगल्स हैं इसके बॉर्डर टू बॉर्डर भी यहां पर एक कट लगा हुआ है यूं, ठीक है, देन ये वाले बॉर्डर से भी एक कट यूं लगा हुआ है और इस वाले बॉर्डर से भी एक कट यूं लगा है यूं, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो गया है, ये दोनों एक्चुअली सेम पॉइंट पे यहां पर मैच कर रहे हैं। ओके, अब यहां पर क्या पूछा है मैं आपको ये बता देता हूं। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा डिजाइन है इसका। सो बेसिकली इस पॉइंट पे जो है वो है 3, इस पर है 4, इस पर है 5, इस पे है 6, इस पे है 7 और इस पे है 8। यहां पर है 27, यहां है 64, 125, 216 एंड 343 एंड यहां पर वैल्यू पूछी है। सो सबसे पहले तो हम ये चीज देख पा रहे हैं यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, एंड यहां पर पूछा है क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज और हमें दिख रही है, 3 के सामने लिखा है 27 सॉरी, विच इज 3 का क्यूब, 3 का क्यूब है। 4 के सामने लिखा है 64 जो कि 4 का क्यूब है, 5 के सामने लिखा है 125 जो कि 5 का क्यूब है, 6 के सामने लिखा है 216 जो कि 6 का क्यूब है, 7 के सामने लिखा है 343 जो कि यहाँ पर 7 का क्यूब है। तो 8 के सामने क्या आएगा, 8 का क्यूब। सो 8 का क्यूब क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज 64 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज 512। सो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आने वाला है 512। सो दिस वुड बी अवर आंसर। सो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर होगी, करेक्ट। सो ये हमने पजल क्वेश्चंस को सॉल्व किया है काफी सारे, एंड मैं आपको सच बता रहा हूं इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी हल्की बात नहीं है जो हमने कर ली, बिकॉज इसका आपको कंटेंट मिलेगा ही नहीं कहीं पे। तो मेक श्योर कि आप लाइक करें फॉर द एफर्ट्स, बिकॉज काफी ज्यादा एफर्ट लगते हैं इस प्रकार की वीडियोस को बनाने में। पहले क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं, क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, फिर उनके आंसर्स बनाने पड़ते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो बहुत सारा एफर्ट जाता है। तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। ओके, ऑल्सो फ्री प्रिपरेशन सीरीज हमारी चली रही है और अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्री प्रिपरेशन सीरीज ऑलरेडी आप एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेट व्हाट ऑपरेशन डिज द फॉलोइंग सूडो कोड परफॉर्म, तो यहाँ पर एक सूडो कोड दिया है, इसमें पूछा है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। डिक्लेयर एन एरे वर्ड ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो वर्ड क्या है, एक एरे है, ठीक है, और इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। आगे बोल रहा है डिक्लेयर अ वेरिएबल एल, ठीक है, टेक अ स्ट्रिंग एज इनपुट इन द वर्ड, तो ये एरे में हमने एक स्ट्रिंग को इनपुट में ले ली। फॉर एग्जांपल हम कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं विच इज गूगल। ओके, सपोज दिस इज अवर स्ट्रिंग। सो अगर आप देखोगे तो ये क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का ये एरे है, तो गूगल कैसे स्टोर हो जाएगा, इसमें ऐसे स्टोर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जी स्टोर होगा, फिर ओ स्टोर होगा, फिर दोबारा से यहाँ पर ओ स्टोर होगा, और इसी प्रकार से पूरा का पूरा जो इस एरे है यहाँ पर ई तक स्टोर हो जाएगा। अब है टेक अ स्ट्रिंग एज इनपुट इन द वर्ड, ये जो हमने ले लिया है। फॉर एल इक्वल्स टू 0 to 0, अब ये बात ध्यान रखना, 0 to 0 ये जो यहाँ पर मेंशन किया गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से स्टार्ट करके 0 जाना है, तो कई बच्चे सोचेंगे ये तो कुछ भी प्रिंट करेगा ही नहीं, बट जब भी कोई सूडो कोड की हम बात करते हैं और लास्ट का ये आपको वेरिएबल देखना पड़ रहा है कि कहां तक जा रहा है, और जहां तक जा रहा है वो आपको एज अ इंडेक्स यहां पर इंक्लूड करना होता है। अब यहां पर लिखा है फॉर एल इक्वल्स टू 0 to 0, मतलब ये जो 0 है ये इंक्लूड किया जाएगा वो भी इंडेक्स में, और जो इंडेक्सिंग होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर है वहां तक ये इंक्लूड करेगा। एंड हमने लिखा है प्रिंट वर्ड एल, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है जी, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा जी आ जाएगा। सो देखते हैं इसमें क्या आएगा, इन इट प्रिंट्स द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये नहीं आएगा। इट प्रिंट्स द कैरेक्टर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी नहीं आएगा। इट प्रिंट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, यस दिस इज द आंसर।
सो आंसर जो है इसका आएगा सी। ओके, इट प्रिंट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। 12th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी तक टोटल 11 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं सीरीज में। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर है, और ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादातर सूडो कोड्स में देखने को मिलते हैं। हो सकता है इस साल भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आए इसके तरफ से। इसके हम ऑलरेडी एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। इसमें लिखा है सेट x इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू हमने -2 सेट कर दी है, y की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू है 1, ठीक है। इफ, चलो पूरी कंडीशन को पहले वन बाय वन सॉल्व करते हैं। x प्लस टू एंड टू एंड एंड y प्लस थ्री एंड z प्लस टू एक्सॉर टू, ठीक है। सबसे पहले x प्लस टू एंड टू, x प्लस टू एंड टू को जरा सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या है -2, -2 प्लस टू एंड टू, टू क्या होगा आपका 10, 10 का एंड हो जाएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, ये आ गया -2 + 2, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसको क्विकली करने का आपको मैं तरीका समझाऊंगा। एंड अब इसको सॉल्व करते हैं। y प्लस थ्री एंड थ्री, ठीक है। y की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 एंड 3, थ्री क्या होगा 1 1 1 1, इसका एंड हो जाएगा तो 1 1 ही आएगा, तो 3 + 3 आ जाएगा। एंड z की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 2 एक्सॉर 2, 10 10, 10 का आपको एक्सॉर करना है बेसिकली। ये हो जाएगा 1 + 0, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल अगर आप देखोगे तो क्या आएगा 0 एंड 6 एंड 1, करेक्ट, ये आएगा हमें फाइनल इफ कंडीशन में। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है 0 एंड 6 एंड 1। अगर किसी भी टर्म में 0 है तो एंड ऑपरेशन जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी। अब ये जो मैं शॉर्टकट की बात कर रहा था वो ये था कि जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व किया था ना, x प्लस टू एंड टू, ये क्या आ रहा था -2 + 2 विच इज 0। तो जैसे ही आपको पूरी कंडीशन में कहीं भी 0 मिल जाए, ये मैं आपको टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। एंड आपको जब सूडो कोड आएगा तो ये ऐसा कुछ खेल करते हैं जिससे आपको पूरा सॉल्व ना करना पड़े, बस अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो इसमें अगर आप देखोगे जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें ऑलरेडी 0 आ गया था, अगर आप देखोगे तो -2 + 2, ये क्या हो गया था 0। तो आपको ये जो पूरी कंडीशन है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको जैसे ही आपका 0 आ गया तो आपको ये मान के चलना है कि 0 अगर किसी भी एंड कंडीशन में आ गया है तो जो आपका आंसर है वो 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो ये जो इफ कंडीशन है ये तो नहीं एग्जीक्यूट होगी, बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 0 आ चुका है। एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तो एल्स कंडीशन में क्या है x इक्वल्स टू जेड, तो x की वैल्यू अभी क्या है -2 एंड x की वैल्यू हो जाएगी z विच इज 1, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। y इक्वल्स टू y जोर 2, ओके। 3, y इक्वल्स टू 3 है, 3 होता है 1 1, इसका जोर हो जाएगा 1 0 से। इट इज यहाँ पर ये हो जाएगा 1 1 का जोर 0, एंड ये आपका 1 0 का हो जाएगा 1, ठीक है। तो जो y है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। x की वैल्यू भी हो गई 1, y की भी वैल्यू हो गई 1 और z की भी वैल्यू हो गई 1, तीनों की वैल्यू हो गई 1। x प्लस वाई प्लस जेड हमें प्रिंट कराना है, तो आंसर हमारा क्या आने वाला है इसमें 3 आएगा, ओके। 1 + 1 + 1 3, ठीक है। दिस वुड बी अवर आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं बिटवाइज के, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा काम, जैसे अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, प्रिंट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड वेयर x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल टू 7, ठीक है। हमारा फंक्शन है, इसमें हम क्या पास कर रहे हैं x, y विच इज 9, 7। इंटीजर z यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, सेट z इक्वल टू 2, तो z की वैल्यू कितनी हो गई 2। y इक्वल टू y मॉड z, y इक्वल टू y मॉड z, और y की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 मॉड्यूलस बाय 2, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x इक्वल टू x मॉड z, x की वैल्यू क्या है 9, तो 9 मॉड्यूलस बाय z2, ये भी हो जाएगा 1। तो इसमें क्या प्रिंट कराना है x प्लस वाई, x भी 1 है y भी 1 है, तो जगह x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 + 1 इक्वल्स टू 2, आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इंटीजर x, y, z, x की वैल्यू यहाँ पर 8 सेट करी है, y की 6 और z की 4, ठीक है। इफ x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू क्या है 8, इट इज ग्रेटर देन y, यस इट इज ग्रेटर देन y, देन x इक्वल टू y, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। इफ z इज ग्रेटर देन y, z की वैल्यू क्या है 4, y की 6 है, तो ये नहीं चलेगी। एल्स y इक्वल्स टू z, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4। लास्ट में करना है x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो गया 6 + 4 + z की वैल्यू 4 विच इज 14। आंसर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 14।
कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड, अगला देख लेते हैं। इंटीजर ए बी सी डी, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी सेट है 1, बी की वैल्यू कितनी सेट है 1, ईच सी फ्रॉम 1 to 2, मतलब सी की वैल्यू यहाँ पर कहाँ से चलेगी 1 से लेके 2 तक चलेगी। फॉर एच, ये इनर लूप आ गया। डी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी -2 से लेके 0 तक। ए इक्वल्स टू आ जाएगा a+2, ठीक है, तो a की वैल्यू अभी क्या है 1, सो a इक्वल्स टू 1+2 हो गया, तो मतलब कितनी हो गई a की वैल्यू 3। इफ a इज ग्रेटर देन c, क्या a c से बड़ा है, तो c की वैल्यू यहाँ पर 1 से 2 के बीच में होगी, तो a की वैल्यू तो यहाँ पर 3 है, और हर कंडीशन में ये c से ज्यादा होगी, बिकॉज c मैक्सिमम जो वैल्यू है c की 2 तक जाएगी, और a यहाँ पर ऑलरेडी 3 हो चुका है, तो यस a इज ग्रेटर देन c, देन कंटिन्यू, तो जो इनर लूप है वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से हमारा इनर लूप चालू होगा, ठीक है, दोबारा से इनर लूप चालू होगा, अभी हम -2 पे थे, करेक्ट, और अगर इनर लूप दोबारा से कंटिन्यू होगा और a की वैल्यू तो ऑलरेडी c से बड़ी है, तो हमें बाकी कुछ चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे a में +2 कर देते हैं, बिकॉज -2 का जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, अब -1 का होगा, तो a में +2 और कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5, तो -1 का लूप यहाँ पर खत्म हो गया, फिर 0 का लूप चालू होगा, सो उसमें भी a की वैल्यू +2 हो जाएगी, विच इज 7, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इनर लूप है ये अपन का एक बार -2 से लेके 0 तक खत्म हो गया। अब जो c की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हुई थी टू 2 तक, तो अब आउटर लूप चालू होगा फिर से 2 के लिए, तो उसमें भी दोबारा कितनी बार लूप चलेगा, -2 के लिए, -1 के लिए एंड 0 के लिए, मतलब इनर जो लूप है वो कितने टाइम चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा c की वैल्यू 2 के लिए, करेक्ट। तो इसमें 3 टाइम्स 2 हम और ऐड करेंगे, सो 7 + 2 + 2 + 2 विच इज 9, 11 एंड 13, तो 13 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा a की वैल्यू में। एंड प्रिंट क्या कराना है, a + b, b की वैल्यू है 1, सो यहाँ पर हो जाएगा 13 + 1 विच इज 14। थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये वाला, ठीक है, बट ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है 14। अब इसको हवा में थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि अगर जैसे आपके पास पेन नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। बेसिकली रेंज देख लेना इसमें। सो अगर आप देखोगे तो एक बार मैं मिटा के दिखाता हूँ एक बार। सो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में रेंज देख लिया करो एक बार, तो क्या रेंज है एक बार रेंज चेक करो आप लोग। सो सी जो है वो 1 से 2 तक चल रहा है, ठीक है, तो कितनी बार आउटर लूप कितनी बार चलेगा, एक तो 1 के लिए और 2 के लिए, तो 2 बार चलेगा, ये लिख लो, मतलब याद कर लो। इनर लूप कितनी बार चलेगा, -2 से 0 तक के लिए, मतलब कितनी बार चलेगा, 3 बार, ठीक है। अब यहाँ पर जो एल्गोरिथम है ना उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। इफ ए इज ग्रेटर देन सी, और हर कंडीशन में ए सी से बड़ा है और इनर लूप 3 बार चल रहा है, और हम क्या करा रहे हैं, ए इक्वल्स टू ए + 2, मतलब +2 + 2 + 2 कितनी बार होगा, 3 बार। इनर लूप में a + 2 कितनी बार होगा, 3 बार, ठीक है। तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, एंड फिर ये जो ऊपर का आउटर वाला है ये 2 बार चलेगा, तो टोटल अगर आप देखोगे तो कितनी बार +2 होगा, 6 बार, करेक्ट। तो 6 बार +2 होगा, अगर 6 बार +2 होगा तो वैल्यू कितनी आ गई, 12, एंड a की वैल्यू पहले से कितनी थी, 1, सो 12 + 1 कितना हो गया, 13। इतने में हमारी ए की वैल्यू पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और लास्ट में क्या प्रिंट करना है, a + b विच इज 13 + 1 विच इज 14। एंड अगर आप देखोगे ना तो इस शीट में कहीं भी आंसर अवेलेबल नहीं है, मैं जो शीट प्रिपेयर करवा रहा हूँ मुझे भी आंसर नहीं पता, मैं भी आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। और इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूँ, पहले से आंसर देख के मैं इसलिए नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं पहले से आंसर देख के आऊंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, करेक्ट, सामने लाइव सॉल्व कराने का। सो पहले मतलब मास्टर को भी तो आना चाहिए, अगर बच्चों को सॉल्व करा रहा है, तो ये मेन पर्पस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हमने सॉल्व किया है, आई होप आपको मजा आया होगा। बाकी फ्री सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको आप परचेज कर सकते हो। इन्फोसिस के लिए, किसी भी कंपनी की प्रिपरेशन के लिए इसमें सब कुछ अवेलेबल है, क्वांट रीजनिंग, वर्बल रीडिंग, पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएस, प्रिपरेशन करना चाहते हो इन्फोसिस के लिए या किसी भी कंपनी के लिए, तो जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो यहाँ पर अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज में कवर है। सो आप इसको परचेज कर सकते हो। इट्स अ मॉक टेस्ट सीरीज, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे काफी सारे, लाइक क्वांट के आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, वर्बल के मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, रीडिंग, पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, एसे राइटिंग, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। सो आप लोग इसको परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा जो है ये सिलेबस होने वाला है अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज का, जिसको आप परचेज कर पाओगे, और ये सभी कंपनीज के लिए है। इन्फोसिस का भी पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर्ड है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड फॉर n इक्वल्स टू 5 एंड m इक्वल्स टू 6। ये लोग बोल रहे हैं कि n की वैल्यू क्या है, 5 है, और m की वैल्यू है 6, ठीक है। अभी कह रहे हैं हमें इसका आउटपुट बताना है। इंटीजर सॉल्व इंटीजर n, इंटीजर m, ठीक है। तो सॉल्व हमारा फंक्शन है,
जिसके अंदर हमने n कॉमा m पास किया है, मतलब 5,6 हमने पास किया है, ठीक है। इफ n इज ग्रेटर देन 4 एंड m इज लेस देन 7, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है। तो हमें रिटर्न करना है सॉल्व n+1 एंड m+1। तो सॉल्व में क्या पास हो जाएगा? n+1 विच इज 6 एंड m+1, तो m+1 क्या है? 7, सो 6,7 यहां पर कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा ये वाला चीज जो है वो कॉल होगा दोबारा से इस फंक्शन में। अब जब 6,7 कॉल हुआ तो दोबारा से ये कंडीशन चेक होगी, इफ n इज ग्रेटर देन 4, यस n इज ग्रेटर देन 4, if m is less than 7, no this is not true because m is not less than 7, m is 7। तो ये जो कंडीशन है ये यहां पर फेल हो जाएगी दोबारा कॉलिंग में। तो हम जाएंगे else में, तो else में मेंशन है रिटर्न n प्लस m, तो n की वैल्यू क्या है? 6 एंड m की वैल्यू है 7, सो n प्लस m क्या हो जाएगा? 6 प्लस 7 विच इज 13, तो 13 यहां से रिटर्न होगा ऊपर की तरफ। तो सॉल्व 5,6 में यहां पर इस जगह पे क्या वैल्यू रिटर्न हो जाएगी? 13। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो यहां पर क्या निकल के आने वाला है? 30। ओके, सो जो हमारा फाइनल यहां पर आंसर होगा वो यहां पर हमें निकल के मिलने वाला है 13, एंड यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो इस प्रकार की जो छोटी छोटी रिकर्जन के सूडो कोड्स हैं आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक और सूडो कोड की तरफ आते हैं, डिक्लेयर एन एरे वर्ड ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप। एक एरे हमें डिक्लेयर करना है वर्ड, और ये किसका है? स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, ठीक है। डिक्लेयर अ वेरिएबल एल, टेक अ स्ट्रिंग एज इनपुट इन द वर्ड फॉर एल 0 टू द लेंथ ऑफ वर्ड, मतलब एल का लूप चल रहा है 0 से लेके जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है वहां तक, तो n-1 आप बोल सकते हो, मतलब लास्ट तक जा रहे हैं, ठीक है। प्रिंट वर्ड एल, सो वर्ड ऑफ एल को हमें प्रिंट करना है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है n-1 तक, तो जो पूरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है वही प्रिंट होगी, करेक्ट। तो जो पूरी स्ट्रिंग है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज क्या थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है वो मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा, ध्यान से समझना। सपोज एक स्ट्रिंग है हमारी एंड वर्ड में हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर स्टोर्ड है, एंड सपोज स्ट्रिंग की वैल्यू है एप्पल, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां पर अगर आप देखोगे तो इसकी लेंथ क्या होगी? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां पर हम कर रहे हैं लेंथ ऑफ वर्ड -1, मतलब 5 - 1, तो कहां तक जाएंगे हम? 4 तक। तो काफी बच्चे क्या समझते हैं, अगर हम 4 तक जा रहे हैं तो ये जो लास्ट वाला है ना ये एक्सक्लूड हो जाएगा, जबकि सूडो कोड में आप एक चीज देखना, जहां तक 2 लिखा है वो हमें इंक्लूड करना पड़ता है। तो इसमें लिखा है 2 लेंथ ऑफ वर्ड -1, मतलब 4, तो 4 यहां पर इंक्लूड होगा। सो 0 1 2 3 4, मतलब जो लास्ट वाला कैरेक्टर है वो भी यहां पर इंक्लूड होने वाला है। काफी बच्चे जैसे ये कंफ्यूज करने के लिए यहां पर पता है क्या लिख देंगे ऑप्शन में? इट रिमूव्स लास्ट लेटर ऑफ द स्ट्रिंग, तो काफी बच्चे उसको चूज करके आएंगे। जबकि अगर 2 लगा होता है ना, तो 2 का मतलब क्या है कि जो भी यहां पर दिया हुआ है वहां तक आपको लेकर जाना है। सो लेंथ ऑफ वर्ड -1 लिखा है, मतलब आप उस पोजीशन तक जाओगे, इसलिए इसका जो आंसर है वो प्रिंट होके यहां पर क्या आने वाला है? इट प्रिंट्स द ओरिजिनल स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, 8th क्वेश्चन है जिसमें दिया है इंटीजर x, y, z, सेट x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 16 एंड z इक्वल्स टू 3। देखो इस क्वेश्चन को हम हवा में करने की कोशिश करते हैं, हवा में। अब हवा में करने की मैं क्यों कह रहा हूं, मतलब बिना पेन का यूज किए मैं समझा रहा हूं कैसे करते हैं सॉल्व, बिकॉज जब इन्फोसिस का एग्जाम होगा तो आपको तो लिखने का कुछ होगा नहीं ना सिस्टम, आपको हवा में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो एक बार हवा में सॉल्व करते हैं। सो ध्यान से समझना, मैं पेन का यूज नहीं करूंगा कुछ भी समझाने के लिए, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सेट x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 16 एंड z इक्वल टू 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर कंडीशन दी है x इज ग्रेटर देन y, तो लेट्स चेक हियर इफ x इज ग्रेटर देन y, नो, क्योंकि x की वैल्यू 10 है, y की 16 है, तो हम जाएंगे else में। अब else में लिखा है y इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 2, सो y की वैल्यू यहां पर क्या है? 16, ठीक है। और यहां लिखा है y इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू क्या है? 10, तो y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 5। याद रखना y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं, तो इन्फोसिस के एग्जाम में भी आपको ऐसे दिमाग में चीजें रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर? 5, ठीक है। अब इसमें लिखा है एंड इफ, ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो इफ है स्टेटमेंट ये क्लोज हो जाएगा, ये वाला। इफ z इज ग्रेटर देन y, तो z की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो चुकी है? 5। क्या z y से ग्रेटर देन है? नहीं है। else y इक्वल्स टू z डिवाइड बाय 2, तो z की वैल्यू क्या है? 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो y की वैल्यू अपडेट होकर 5 हुई थी और अब हो जाएगी 1। और लास्ट में लिखा है प्रिंट x प्लस y प्लस z, तो x की वैल्यू क्या है? 10,
y की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई 1 और z की वैल्यू क्या है 3। सो 10 प्लस 1 प्लस 3 विच इज 14। सो 14 हमारा आंसर होगा। ये हमने पूरा हवा में सॉल्व किया बिकॉज इन्फोसिस में आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं प्रैक्टिस करवाना चाह रहा था आपकी। ओके, अब मैं एक बार इसको लिखकर एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या हुआ है। सबसे पहले पहली कंडीशन में जाते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 16 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। एल्स हो गया y इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 2। सो y की वैल्यू यहां पर अपडेट होकर क्या हो जाएगी x डिवाइडेड बाय 2 विच इज 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 5। तो x की वैल्यू तो अभी कितनी है 10 है, y की 5 है और z की कितनी है 3। अब नेक्स्ट कंडीशन में गए, इफ z इज ग्रेटर देन y, तो z की वैल्यू क्या है 3। इफ इट इज ग्रेटर देन y, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। एल्स y इक्वल्स टू z डिवाइडेड बाय 2, तो z की वैल्यू क्या है 3, डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 1। सो यहाँ पर x की वैल्यू रहेगी 10, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और z की वैल्यू रह जाएगी 3। और लास्ट में हमें क्या प्रिंट करना है x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 10 प्लस 1 प्लस 3। करेक्ट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 14। सो यही हमारा आंसर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड 5 4 3 2 1। ठीक है, इनिशियलाइजेशन किया है i टू n तक, i की वैल्यू 0 से n माइनस 2 जा रही है। अब देखो n माइनस 2 जा रही है मतलब क्या, ये वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पर कैलकुलेट होगा, मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ये इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, 0 से लेके मतलब स्टार्ट यहाँ से होगा और इस जगह तक जाएंगे हम। एरे ऑफ i इक्वल्स टू एरे ऑफ i मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ i प्लस 1। एरे ऑफ i इज इक्वल्स टू एरे ऑफ i, ओके, मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ i प्लस 1। सिंपल है। सो एरे ऑफ आई मतलब 0 से स्टार्ट होगा, दैट इज 0 मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ 1, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, क्योंकि 5,4 है। सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय अगला एलिमेंट विच इज 3, तो 12 हो जाएगा। फिर ये दोबारा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 6, फिर ये दोबारा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2। फिर लास्ट एलिमेंट को तो हमें एज इट इज रखना है बिकॉज लास्ट एलिमेंट से पहले ही लूप एंड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 20 12 6 2 1। सो देख लेते हैं कहां पे है ये 20 12 6 2 1। दिस वुड बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, और ये पूरा सेट यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। और मैं आपको ऐसे अभी एक सेट सॉल्व करवा चुका हूँ, दिस वाज अ सेकंड सेट। एंड अगर आप इस प्रकार के और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सूडो कोड्स में कंपनी के स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, जो कंपनी के स्क्रीनशॉट्स हैं वो उसके साथ आपको सूडो कोड्स प्रोवाइडेड है। एंड बाकी के भी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर अर्जुन मॉक सीरीज में इसमें सभी प्रकार के मॉक टेस्ट अवेलेबल है सारे सब्जेक्ट्स के, तो आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जरा। कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड w इक्वल्स टू 21 एंड x इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब इसको भी हवा में करना है, चलो लेकिन अभी पहले मैं लिख के ही समझा देता हूं, हवा में तो कर लेंगे बट समझा देता हूं। ठीक है, फॉर ईच y फ्रॉम 21 टू 30, मतलब y की जो वैल्यू है वो 21 से लेके 30 तक लूप करेगी। फॉर ईच z फ्रॉम -1 टू 0, मतलब z की वैल्यू -1 से कहां तक जाएगी 0 तक, मतलब कितनी बार लूप चलेगा -1 पे चलेगा और 0 पे चलेगा। w इक्वल्स टू, मतलब दो लूप्स हैं, ये आउटर हो गया ये इनर हो गया। w इक्वल्स टू w माइनस 1, सो w की वैल्यू क्या है 20, सो 20 माइनस 1 20 सॉरी 21, सो 21 माइनस 1 क्या हो जाएगा 20, तो w की वैल्यू क्या हो गई 20। इफ w इज ग्रेटर देन y, सो w की वैल्यू क्या है 20। इफ इट इज ग्रेटर देन y, y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू हमारी चालू हो रही है 21 से। ठीक है, सो इट इज नॉट ग्रेटर देन y, सो ये यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो हम जाएंगे, तो फिर हमें क्या करना है w इक्वल्स टू 1, सो अब w की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी 1। इफ w इज ग्रेटर देन z, जंप आउट ऑफ लूप, सो w इज इक्वल्स टू 1, जंप आउट ऑफ लूप, मतलब जो इनर लूप है वो ब्रेक हो जाएगा बिकॉज z की वैल्यू क्या यहाँ पर क्या है -1, सो ये आउट ऑफ लूप यहाँ पर जंप कर जाएगा। और z की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कभी भी यहाँ पर 1 जो 1 है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा z से, क्योंकि z की वैल्यू -1 है और 0 है, यही हो सकती है मैक्सिमम। एंड इसमें लिखा है इफ w इज ग्रेटर देन z जंप आउट ऑफ लूप, तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि अगर हम इस कंडीशन में जा रहे हैं तो हमेशा हम आउट ऑफ लूप हो जाएंगे, बिकॉज w की वैल्यू हमेशा हर कंडीशन में z से बड़ी ही रहेगी, क्योंकि z की वैल्यू है तो -1 है 0, इतनी चीज हमें समझ में आ गई। तो अगर हम इस कंडीशन में जाते हैं तो हमेशा हमें आउट ऑफ लूप जाना है। ठीक है, तो आउट ऑफ लूप चले गए। अब यहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो गई, क्योंकि 21 से स्टार्ट हुआ था 22, तो हमें यह भी समझ में आ गया कि जो y की वैल्यू है वो 21 से ज्यादा ही होगी। करेक्ट, एंड w की वैल्यू यहां पर हमने क्या इनिशियलाइज कर दी थी 1, करेक्ट 1 यहां पर इनिशियलाइज कर दी थी। तो ये वाली जो कंडीशन है ये हमेशा ही फॉल्स होने वाली है, ये वाली,
क्योंकि w इक्वल्स टू w माइनस वन, तो हमने यहां पर वैल्यू क्या कर दी थी, असाइन वन। सो वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। क्या जीरो बड़ा है y से, विच इज 22, और आगे फ्यूचर में भी जाके जो y की वैल्यू है वो बढ़ेगी लूप में, करेक्ट। तो ये जो कंडीशन है वो हमेशा से ही फॉल्स होने वाली है फ्यूचर में भी, क्योंकि y की वैल्यू क्या होगी, 22, 23, 24, 25 आगे चलते हुए लूप्स में अंटिल 30। और जो w की वैल्यू है वो वन ही सेट रहने वाली है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो हमेशा हम इसी पॉइंट पे जाएंगे और w की वैल्यू जो है वो वन पे आ जाएगी। इसका मतलब w की वैल्यू वन ही होने वाली है, और यहां पर जो हमारा लूप है वो एग्जिट ही होगा। सो ये चीज हमें समझ में आ गई है कि पूरे लूप में यही सब होने वाला है। लास्ट में है एंड फॉर प्रिंट w प्लस एक्स, ठीक है। अब इसमें लिखा है प्रिंट w प्लस एक्स, तो x की वैल्यू यहां पर क्या है, 11, ठीक है। x की वैल्यू यहां पर क्या है, 11, प्लस हमें वैल्यू करना है w की, ठीक है। अब जब w की हमें यहां पर जो है वो वैल्यू यहां पर ऐड करनी है, तो हमें जब पता है कि वैल्यू यहां पर w की बार बार क्या सेट हो रही है, w की वैल्यू बार बार क्या सेट हो रही है, वन। तो जब लूप एंड होगा तब भी जो w की वैल्यू क्या होगी, वो वन ही होगी, बिकॉज हर टाइम वो लूप चल रहा है और सेम ही कंडीशंस में हम जा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 प्लस वन विच इज 12। सो 12 वुड बी अवर आंसर। ओके, सो आई होप ये सेट भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया है सूडो कोड्स का। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ट्री ट्रेवर्सल ऑर्डर का, एंड इसी प्रकार का सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट ईयर हमें देखने को मिला था, हो सकता है इस साल भी देखने को मिले, बिकॉज जनरली हर साल कैप जेवन है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछती है। और इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। अ बाइनरी ट्री हैज नोड्स विजिटेड इन द ऑर्डर, तो इसमें ऑर्डर बताया गया है कि सबसे पहले ये हमारा ट्री है, इसका 10 ये वाला नोड जो है वो ऑर्डर विजिट हुआ, फिर 20 विजिट हुआ, मतलब सबसे पहले ये प्रिंट हुआ फर्स्ट, फिर सेकंड ये प्रिंट हुआ, थर्ड पे 40 प्रिंट हुआ, फोर्थ पे 50 प्रिंट हुआ, देन फिफ्थ पे 30 प्रिंट हुआ, राइट, फिफ्थ पे, देन 60 प्रिंट हुआ, देन 70 प्रिंट हुआ। तो ये प्री ऑर्डर होगा, इन ऑर्डर होगा, पोस्ट ऑर्डर होगा, या लेवल ऑर्डर होगा। अब हो सकता है कि इसमें तो चलो ट्री दिया है, बट हो सकता है कि ये ऑर्डर ट्रेवर्सर आपको ना दिया जाए और आपसे बोला जाए कि भैया इस प्रकार का कोई ट्री बना हुआ है और आप हमें ट्रेवर्सल बता दो कि इसका जो ट्रेवर्सल है वो क्या होगा। तो मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ क्या होता है। तो जैसे सबसे पहले प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है, ये कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है वो होता क्या है, वो होता है रूट लेफ्ट राइट। मतलब सबसे पहले आप जिस भी जगह पे खड़े हो उसको पहले प्रिंट करोगे, फिर लेफ्ट में जाओगे, और फिर प्रिंट करोगे, फिर लेफ्ट में जाओगे। मतलब आपका ये सीक्वेंस चलता ही रहता है। अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर ट्रेवर्सल है वो पता है किस प्रकार का दिख रहा है, जैसे अगर आप इसको नोटिस करोगे किस प्रकार का ट्रेवल है, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से लाइन को देखना, इस प्रकार का देखना। सबसे पहले लाइन जो है हमारी इस पॉइंट से चलना स्टार्ट होगी, देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ध्यान से दिख रहा है आपको, ये वाले पॉइंट से लाइन चलना चालू होगी और वो ऐसे नीचे की तरफ जाएगी, और जहां जहां ये लाइन जाएगी वहां वहां एलिमेंट प्रिंट होंगे। तो अगर आप देखो सबसे पहले 10 प्रिंट हो गया, फिर 20 प्रिंट हो गया, फिर अगर आप नीचे ऐसे जाओगे तो क्या प्रिंट हो गया, 40, फिर आपकी लाइन ऐसे जाएगी यूं इस प्रकार से, क्योंकि यहां का पूरा हो गया, फिर ऐसे जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो फिर यहां पे क्या था, 50 था, 50 था, तो ये 50 प्रिंट हो गया। फिर 50 प्रिंट होने के बाद ये लाइन ऐसे यहां से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, यूं 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 यूं, और ये चेक करेगी अगर कोई एलिमेंट रह तो नहीं गया, तो कोई एलिमेंट नहीं रह गया, और ऐसे ऐसे आपकी ये लाइन ऐसे जाएगी। फिर उसके बाद ये लाइन सबसे ऊपर पहुंच गई, फिर ये ऐसे मुड़ेगी, फिर ऐसे मुड़ेगी, तो यहां पर क्या आया, 30 आया, तो 30 प्रिंट हो जाएगा, 30 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद ये दोबारा से फिर ऐसे नीचे जाएगी, तो फिर अगर आप देख रहे हो तो फिर यहां पर क्या प्रिंट हो गया, 60, और फिर ये दोबारा से ऐसे साइड में जाएगी, तो यहां पर क्या प्रिंट हो गया, 70, और फिर ये ऐसे ऊपर जाएगी। तो इसको मैं बोलता हूं पेंट शेप ट्रेवर्सल, ठीक है। पेंट शेप क्यों बोल रहा हूं पेंट शेप, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक पेंट टाइप का बन गया है। यहां से आपका ट्रेवर्सल चालू होगा, यूं नीचे जाएगा, फिर यूं साइड में जाएगा, फिर यूं ऊपर जाएगा, फिर यूं साइड में जाएगा, और फिर यूं नीचे जाएगा, और फिर यूं ऊपर जाएगा। तो ऐसे आपको प्रिंट करना है, ऐसे ऊपर से लेके नीचे प्रिंट होगा, फिर साइड में जाएगा, फिर यूं ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे यूं प्रिंट होगा, फिर यूं होगा। तो अगर आप देखोगे तो 10 प्रिंट हुआ, फिर 20, फिर 40, फिर 50, फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ गया, कोई एलिमेंट बचा ही नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पर 30 प्रिंट हुआ, 60, फिर 70। तो इस प्रकार से ये जो ट्रेवर्सल चलता है इसको हम बोलते हैं प्री ऑर्डर। तो ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है कि क्या रूट है, क्या लेफ्ट है, क्या राइट है, बस ये जो पैटर्न मैंने आपको बता दिया ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं भी प्री ऑर्डर का क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार के पैटर्न को आपको यहां पर फॉलो कर लेना है, और आपका इजीली क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूले से जाओगे रूट लेफ्ट राइट तो इससे भी आप जा सकते हो, बट ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्यों, सबसे पहले रूट को प्रिंट करो तो क्या हो जाएगा, प्रिंट 10 हो गया, ठीक है। अब हमें जाना है लेफ्ट, लेफ्ट में गए तो लेफ्ट के बाद
अब लेफ्ट में चले गए, फिर दोबारा से हमारी लेफ्ट की कॉल लगेगी। क्या कॉल लगेगी? यही वाली, क्योंकि रिकर्जन चल रहा है। सो फिर से दोबारा रूट प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 20। फिर 20 पर जाके फिर से नया नेक्स्ट कॉल क्या लगेगा? लेफ्ट। तो लेफ्ट पे हम फिर आ गए 40। फिर 40 से दोबारा से हमारा कॉल लगा रिकर्जन का, तो फिर से रूट प्रिंट होगा विच इज 40। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि यहाँ तो नीचे कोई ट्री ही नहीं है, तो यहाँ से ये बैक ट्रैकिंग होगी। अब जब बैक ट्रैकिंग होगी तो फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर ये राइट को प्रिंट करेगा विच इज 50। तो इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा सॉल्व, बट टाइम ज्यादा लगता है। ये जो मेरा पेंट शेप वाला फॉर्मूला, ये याद रखना, इजीली आप कर पाओगे। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का आपका आंसर, अगर कहीं भी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल पूछा जाता है या इस प्रकार का ट्रेवर्सल आपको दिखाया जाता है, ये पेंट शेप में होता है, ऐसे ऊपर से नीचे, फिर साइड, फिर ऊपर, फिर ऐसे करके, तो ये प्री ऑर्डर। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विच इज इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो ये बोल रहा है कि अगर इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखो, जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, अभी आपको ये जो प्री ऑर्डर रिवर्सल का था वो मैंने आपको अभी इजीली समझाया है, करेक्ट। तो अब जब मैंने आपको उसका भी समझाया है, तो इसको भी जरा अच्छे से उसी फॉर्मूले से हम लोग समझते हैं कि बेसिकली ये जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है ये कैसे चलता है। तो देखो, आपका जो ट्री है वो कुछ इस प्रकार से है, करेक्ट। 1 2 3 4 5 और इधर है 6। जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो लास्ट से चालू होता है। प्री ऑर्डर यहां से चालू होता है और इन ऑर्डर इस जगह से चालू होता है, लास्ट से। जो आपकी सबसे लास्ट की लेफ्ट वाला, जो सबसे लेफ्ट का नोड है ना, उससे आप स्टार्ट करना। और पता है किस शेप में जाओगे? इस प्रकार से, यूं, फिर यूं, ऐसे इस वाले शेप में जाओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर अगर ऐसा कुछ है तो यूं, अगर नहीं है फिर ऊपर जाके फिर यूं। तो इस प्रकार से चलता है ये, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये जो है वो ही चलता है। जैसे अगर आप 4 से स्टार्ट करोगे तो आपकी इसकी जो लाइन जाएगी वो पता है कैसी जाएगी, मैं आपको दिखाता हूं एक बार। इसकी लाइन जाएगी इस प्रकार से, ये 4 से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले यूं 4, फिर ऐसे ऊपर 2, फिर उसके बाद ऐसे नीचे यूं। तो ये इस प्रकार से चलता है यूं, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे ऊपर, फिर उसके बाद ये ऊपर पहुंच गया। अपन ऐसे चल रहे हैं ना यूं करके, फिर ऊपर ऊपर चेक किया इसने। फिर उसके बाद एकदम से ये कैसे जाएगा, ये ऊपर अपन पहुंच गए, फिर से सबसे नीचे जाएगा, और फिर सबसे नीचे जाके देखो, आप जिस भी नोड पे हो ना, उस नोड के अपन को सबसे नीचे साइड जाना होता है, लेफ्ट साइड वाले में, जो भी आपका इन ऑर्डर होता है, राइट। फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो अगर आप देखोगे इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहता है कि आप सबसे लेफ्ट वाले से स्टार्ट करते हो, फिर आप उससे ऊपर जाओगे, फिर आप नीचे जाओगे, और फिर अगर उसके कुछ भी लेफ्ट में है तो आप फिर एक्सट्रीम लेफ्ट में जाओगे। मतलब आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला जो भी चीज है वो खत्म करनी है, और जैसे ही आपकी लेफ्ट वाली चीज खत्म हो जाएगी, फिर आप उससे ऊपर बढ़ोगे और फिर राइट में जाओगे, फिर आप ऊपर बढ़ोगे, फिर बिल्कुल लेफ्ट वाली चीज चेक करोगे। जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें क्या प्रिंट हुआ? 4। फिर उसके बाद हमने चेक किया क्या इसके लेफ्ट में कुछ भी है, तो लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है। फिर हम ऊपर गए क्योंकि लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। अगर लेफ्ट में कुछ भी नहीं होता ना, फिर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। नहीं, मतलब राइट भी चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले लेफ्ट चेक करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट में कुछ भी है। अगर नहीं है फिर राइट चेक करते हैं, और नहीं है तो ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 4 प्रिंट हुआ, फिर हमने चेक किया क्या लेफ्ट में कुछ है, नहीं है। फिर हमने चेक किया क्या राइट में कुछ है, तो नहीं है, तो ये भी नहीं है। सबसे पहले आपको एक्सट्रीम लेफ्ट चेक करना है, ठीक है। तो 4 आपका यहाँ पर प्रिंट हो गया, फिर हम ऊपर की तरफ गए तो 2 प्रिंट हो गया। तो इसका भी डिजाइन जरा याद कर लेना। फिर 2 के बाद हमने चेक किया कि क्या हमारा लेफ्ट का सब कुछ है, सब कुछ डन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम राइट में जाएंगे, तो 4 2 फिर क्या प्रिंट हो जाएगा? 5 हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। अब हमने चेक किया कि क्या इसके लेफ्ट में या राइट में कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, तो ऊपर चलो। ऊपर गए, फिर चेक किया 2, तो भैया हम कहेंगे 2 तो प्रिंट हो चुका है, तो अब दोबारा से 2 नहीं प्रिंट होगा। फिर हम इसके ऊपर गए, तो फिर इसके ऊपर जब पहुंचे तो हमने बोला अब इसको प्रिंट कर दो, बिकॉज इसका जो लेफ्ट वाला साइड है वो पूरा प्रिंट हो चुका है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम कहे कि चलो ठीक है, इसका लेफ्ट वाला पूरा प्रिंट हो गया, अब इसके राइट में चलो। अब राइट में पहुंचे, अब राइट में जाके भी हम सबसे एक्सट्रीम पहले लेफ्ट वाली चीजें चेक करेंगे। तो लेफ्ट में क्या था? 6, तो सबसे पहले हमने कहा 6 प्रिंट कर दिया। अब हमने चेक किया क्या 6 के लेफ्ट में कुछ है, कुछ भी नहीं है। क्या 6 के राइट में कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो अब ऊपर चलो, बिकॉज कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं होता तो हम ऊपर चलते, तो फिर लास्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा? 3। तो इसका डिजाइन आपको समझ में आ गया? ऐसा चलता है इसका कुछ डिजाइन, जो मैंने यहाँ पर बनाया है ना ये व्हाइट वाले से, ऐसा प्रकार का कुछ डिजाइन चलता है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट से चालू होता है। अगर लेफ्ट पूरा कंप्लीट है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाता है, और इस प्रकार से इसका जो डिजाइन है वो बनता है। प्री ऑर्डर का क्लियर है, इसका भी आई थिंक क्लियर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 4 2 5 1 6 3, ये इसका आंसर होने वाला है इन ऑर्डर रिवर्सल का।
और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं मैं सिंपल वेज में आपको सारी चीजें पढ़ाऊं, बिकॉज मेरे को 6 इयर्स का एक्सपीरियंस अब हो चुका है टीचिंग लाइन में। तो अपना एक्सपीरियंस यूज करके मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को इजी से इजी पढ़ाऊं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। एंड अगर आप इसी प्रकार से प्रिपरेशन करना चाहते हो मॉक टेस्ट के थ्रू, ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो टाइमर के साथ, तो मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफी मेहनत से हमने 6 महीने लगाकर उसमें क्वेश्चंस डाले, 1500 क्वेश्चंस डालना आप खुद सोचो छोटी मोटी बात नहीं है। तो आप परचेज कर सकते हो, मात्र ₹250 में आप हमारी मेहनत को खरीद सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो है, आफ्टर वन पास ऑफ बबल सॉर्ट हमें इसका आंसर क्या मिलेगा। ये लिखा है आफ्टर वन पास ऑफ बबल सॉर्ट ऑन 5384 व्हाट विल बी द एरे लुक लाइक। ये कह रहा है भैया 5384 ये हमारा एरे है, और अगर हम एक पास यहां पर परफॉर्म करते हैं बबल सॉर्ट का, तो हमारा एरे कैसे दिखेगा। तो देखो बबल सॉर्ट क्या होता है, बेसिकली कंपैरिजन हम करते हैं बबल सॉर्ट में, राइट, एंड स्वैपिंग करते हैं कंपेयर करके। तो सबसे पहले क्या कंपेयर होगा, 5 और 3 कंपेयर होगा। अब चूंकि 5 3 से बड़ा है इसलिए यहां पर ये रिप्लेस कर देगा, तो 3 यहां पर आ जाएगा और 5 इस जगह पे आ जाएगा। फिर अपन के पास आ गया 8 और फिर आ गया 4। तो अपन का एक पोजीशन का जो कंपैरिजन है वो हो चुका है। फिर ये कंपेयर किसको करेगा, 5 और 8 को। अब चूंकि 5 8 से छोटा है इसलिए ये इसको स्वैप नहीं करेगा, और यहां पर 5 यहीं रहेगा, 8 यहीं रहेगा। फिर आया 8 और 4। अब ये चेक करेगा 8 और 4 में स्वैपिंग होगी। अब 8 और 4 में अगर आप देखोगे तो 4 छोटा है 8 बड़ा है, तो फिर से स्वैपिंग होगी। तो ये हो जाएगा 3 5 4 एंड 8, ठीक है। और बबल सॉर्ट से ये एक पास है, और यही पूछा है कि एक पास के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा। तो 3548, 3548 कहां पे है ये, 3548 कहाँ है, ये सी। तो सी हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। और बबल सॉर्ट में आपको एक चीज पता होना चाहिए, बबल सॉर्ट परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, जैसे ही आप बबल सॉर्ट परफॉर्म करते हो तो पासेस होते हैं इसके अलग अलग, है ना। पासेस के बाद जो हमारे होती है, जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो यहाँ पर फिक्स हो जाती है जैसे जैसे आप पासेस को परफॉर्म करोगे। और बबल सॉर्ट में जैसे आप ये मान के चलो कि अगर आप बबल सॉर्ट के एंड में, मतलब जैसे आप किसी भी पास को कंप्लीट करते हो, ठीक है, सपोज आपने बबल सॉर्ट का कोई भी आपने कोई पास है वो आपने कंप्लीट किया, तो आप ये मान के चलो कि जो लास्ट पोजीशन है वो फिक्स हो जाती है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो जो 8 है वो सबसे बड़ा है इस एरे में, तो जो भी लास्ट पोजीशन पे सबसे बड़ा एलिमेंट आ रहा है वही इसका आंसर होगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। बिकॉज अगर अपन एक फेस की बात कर रहे हैं तो एक पास में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलता है। अगर आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो जैसे मैंने सॉल्व किया है, बट ये भी आप सोच सकते हो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो आपको एक पास के बाद बबल सॉर्ट में लास्ट में मिलेगा। अगर आप देखोगे तो इस एरे में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 8 है, और अगर इन चारों ऑप्शंस को देखोगे तो 8 आपको मात्र सी ऑप्शन में सबसे लास्ट में दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। ये मैं आपको जस्ट थोड़ी बहुत ट्रिक्स बता रहा हूं, अगर आप चाहो तो पूरे से यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज ओ एन लॉग एन वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो डेफिनेटली मर्ज सॉर्ट, ये तो थ्योरी क्वेश्चन है, मर्ज सॉर्ट होगा। एन लॉग एन की इसकी अपन की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो मर्ज सॉर्ट कैसे चलती है, अपन एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, करेक्ट, फिर ऐसे जाता है एरे, फिर उसके नीचे फिर से जाता है, इस प्रकार से जाता है, फिर अपन लास्ट में सॉर्टिंग करके ऐसे ऊपर ऊपर ट्रांसफर करते हैं, करेक्ट। तो एन लॉग एन होती है इसकी, बिकॉज अपन एन स्टेप्स में जा रहे हैं और लॉग एन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो एन लॉग एन इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। if you insert values into map like this, what will be map dot get one result, okay। ये कह रहा है सबसे पहले हमने मैप में 1 a पुट किया, तो अगर आप 1 a पुट करोगे तो 1 के सामने क्या स्टोर हो जाएगा, a, ठीक है। फिर कह रहा है 2 b पुट किया तो 2 b ऐसे हो जाएगा। फिर किया c 1 c, तो अब कई बच्चे क्या करते हैं 1 c ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा। मैप में जो की है वो हमेशा यूनिक रहती है, और इसको इस प्रकार से आप नहीं स्टोर कर सकते। अब चूंकि इसको यहाँ पर 1 c किया गया है तो 1 का ये a रिप्लेस हो जाएगा और 1 के सामने c आ जाएगा, तो ऐसा कुछ हमारा मैप देखेगा जिसमें 1 के सामने c है और 2 के सामने b है। अब ये कह रहा है व्हाट विल मैप डॉट गेट वन रिटर्न, तो ये क्या रिटर्न करेगा, c रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 के सामने c है, तो इसका आंसर क्या होगा, c। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ x4 इन दिस सूडो कोड, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या है 4, और फंक्शन में पास कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि x में 4 हमने पास कर दिया, ठीक है। इफ n इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न 1, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। n मल्टीप्लाई बाय x n माइनस 1, ठीक है। तो n मल्टीप्लाई बाय मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय x ऑफ मतलब जो भी हमारा फंक्शन है 3, ठीक है। अब फंक्शन चूंकि हमने 3 से कॉल दिया है, तो ये यहां पर फिर से इसमें नीचे के स्टेप में जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ
दोबारा से आ जाएगा n-1 बिकॉज ये रिकर्जन कॉलिंग है, तो रिकर्जन को कॉल करेगा फंक्शन ऑफ 2। एंड फिर जो फंक्शन ऑफ 2 है ये कैसे कॉल करेगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ 1। और फंक्शन ऑफ 1 कैसे कॉल करेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ 0। एंड अब ये लोग बोल रहे हैं अगर n इक्वल्स टू 0 है तो रिटर्न 1 करना है, तो यहाँ पर रिटर्न क्या हो जाएगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर क्या हो जाएगा 1। अब ये चूंकि 1 है, ये रिकर्जन से गया था तो इसका आंसर ऊपर पास होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इसमें ये वाली चीज पास हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से क्या पास हो जाएगा 2, 2 ऊपर पास होगा। अब 2 अगर इसमें पास होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन 2 का आंसर क्या आ गया 2, तो 2 इसमें आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, ये ऊपर पास होगा। तो 6 जब ऊपर पास हो गया तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज 24, इसका आंसर होगा 24। ये किसका कोड है अपन का, फैक्टोरियल का कोड है। एंड अगर आपको नहीं समझ में आता ये फैक्टोरियल का कोड है तो मैं आपको सॉल्व करने की ट्रिक समझा दी है कि रिकर्जन कैसे वर्क करता है। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स में अच्छी नॉलेज है तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आपको रिकर्जन सीखना पड़ेगा जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये हमने सॉल्व करे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए थे मीडियम डिफिकल्टी के। एंड जितना टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा इस प्रकार की और वीडियोस डाल पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर ये एक क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द बाइनरी ट्री, व्हाट विल बी द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो पहले भी हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को डिस्कस कर चुके हैं कि जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है वो क्या होता है। देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए आपको हमको पता है कि लेफ्ट, रूट एंड राइट ये होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। बट अगर आप चाहो तो इस मेथड से कर सकते हो, जैसे कि आप सबसे पहले सबसे ज्यादा लेफ्ट में गए, अब लेफ्ट में जब आपका पूरा का पूरा लेफ्ट खत्म हो गया फिर आप उस एलिमेंट को प्रिंट कराओगे तो यहाँ पर प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद हम बैक ट्रैक करेंगे, फिर बैक ट्रैक करके राइट पे जाएंगे, तो राइट पे भी फिर हम दोबारा से चेक करेंगे क्या कोई लेफ्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो लेफ्ट एलिमेंट नहीं है तो हम उस एलिमेंट को फिर प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले हमने बैक ट्रैक किया तो बैक ट्रैक करके यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ 2, और 2 के बाद हम यहाँ पर राइट में गए तो राइट हमने चेक किया तो राइट क्या था 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद हम बैक ट्रैक करके ऊपर जाते हैं, अब जैसे ही ऊपर गए तो सबसे पहले वो वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1। और फिर उसके बाद हम राइट में जाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड वाला पूरा डन हो चुका है, तो राइट में जाएंगे, फिर राइट में जाके चेक करेंगे क्या कोई लेफ्ट में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा विच इज 3। अब देखो ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, ध्यान समझना, ये था 1 2 3 4 और 5। अब सपोज ये जो 5 है इसके भी यहाँ पर लेफ्ट में सपोज कोई एलिमेंट होता, फॉर एग्जाम्पल 6, तो 6 कैसे प्रिंट होता, देखो सबसे पहले तो लेफ्ट वाला एलिमेंट प्रिंट होगा तो 4 प्रिंट हो गया, उसके बाद 2 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हम ऐसे बैक ट्रैक करके लेफ्ट गए, फिर लेफ्ट को प्रिंट करके ऊपर गए बैक ट्रैक करके, करेक्ट। फिर उसके बाद जब राइट आएंगे तो राइट आके फिर दोबारा से कॉल लग जाएगी लेफ्ट को, तो पहले 6 प्रिंट हो जाएगा, फिर 6 को प्रिंट करके 5 प्रिंट होगा, तो 4 2 6 5 ऐसे प्रिंट होगा। ठीक है, बाकी इसका जो सिंपल तरीका है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कैसे हम करते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो आपकी लास्ट लाइन है ना, इससे आप इस प्रकार से पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। देखो ऐसे एक डिजाइन बनाना स्टार्ट कर दो, यूं ऐसे जाएगा, फिर अगर इसके ऊपर कोई गैप है तो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यूं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चलता है ये। ठीक है, ट्रेवर्सल जो होता है ऐसे ये इसका डिजाइन बनता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्री होता है अगर आपका, ठीक है, तो क्या यहां से स्टार्ट होगा सबसे लेफ्ट वाले से, सबसे पहले इसको रंग चेंज करता हूं, मैं रंग चेंज करके समझाता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले यूं जाएगा, यूं यूं करके फिर ऊपर जाएगा, फिर यूं चलेगा फिर से, और फिर सबसे लेफ्ट में जाएगा, फिर यूं ऊपर करके जाएगा, यूं और यूं ऐसे जाएगा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, नीचे नीचे वाले एलिमेंट्स को टच करना है, फिर ऊपर वाले को टच करना है, फिर सबसे लेफ्ट में जाना है। ठीक है, जब तक लेफ्ट वाला एग्जिस्ट करेगा तब तक सबसे लेफ्ट में जाएंगे। तो अगर आप ऐसे करके प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले 4 प्रिंट होगा बिकॉज सबसे लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर ऐसे हम राइट की तरफ जाके फिर से लेफ्ट में आए तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा 6, फिर ऊपर की तरफ आए तो 5, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर से ऊपर की तरफ आए एंड देन 3। सो 4 2 6 5 1 3 इसके लिए प्रिंट होगा, और उस इस वाले ट्री के लिए क्या प्रिंट होगा 4 2 5 1 3। सो इसका आंसर आएगा 4 2 5 1 3, ये इसका आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो ऐसे यहाँ पर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो होता है वो यहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, तो ट्रेवर्सल्स एक बार अच्छे से पढ़ के जाना, आपको एक एक ट्रेवर्सल समझा रहा हूँ। यूजिंग द सेम ट्री व्हाट विल बी द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब देखो जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, वो होता है रूट लेफ्ट राइट। ठीक है, रूट लेफ्ट राइट, सबसे पहले रूट यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले 1 ही प्रिंट हो जाएगा, फिर लेफ्ट गए तो यहां पर किस पे आए 2 पर, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट के बाद अगर आप देखोगे तो फिर सबसे पहले रूट है ना, तो लेफ्ट का कॉल दिया
तो सबसे पहले क्या कॉलिंग पे आएगा, रूट, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से लेफ्ट गए तो 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ का तो सब कुछ प्रिंट हो चुका, बैक ट्रैक करेंगे, जब बैक ट्रैक करेंगे तो ऊपर का ऑलरेडी प्रिंटेड है, फिर नीचे जाएंगे तो 5 प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 4 और फिर आ जाएगा 5। फिर ऊपर का चेक किया, ऊपर का तो ऑलरेडी प्रिंटेड है, उसके ऊपर का भी ऑलरेडी प्रिंटेड है, फिर नीचे आएंगे तो 3 बचा तो 3 प्रिंट हो जाएगा। तो इन ऑर्डर रिवर्सल आपका इस प्रकार से चलता है बेसिकली, जहां भी रूट है वहां से स्टार्ट होगा, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, फिर नीचे की तरफ से ऐसे करके ऊपर की तरफ आता है यूं। ये इसका डिजाइन होता है, ये ऊपर से चल के नीचे आता है, जो इन ऑर्डर था वो नीचे से चल के ऊपर की तरफ जाता है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो इसका जो इन ऑर्डर रिवर्सल आएगा वो आएगा 1 2 4 5 3। और प्रॉपर ये कैसे काम करता है ध्यान से समझना, जैसे रूट लेफ्ट राइट, यही तो है, रूट लेफ्ट राइट, करेक्ट। रूट का मतलब क्या होता है, प्रिंट कराना। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले प्रिंट क्या हो गया 1। अब हमें लेफ्ट जाना है, तो सबसे पहले रूट प्रिंट हो गया, फिर कॉल क्या है लेफ्ट का, तो लेफ्ट में क्या है 2, तो 2 पे आ गए। अब 2 पर जब आ गए तो ये रिकर्जन का दोबारा से कॉल स्टार्ट होगा, फिर स्टार्टिंग से, तो फिर किस पे आ गए रूट पे, इसलिए 2 दोबारा से प्रिंट हो जाएगा। फिर लेफ्ट आया, तो लेफ्ट किस पे आ गए अपन 4 पे। अब फिर से लेफ्ट का कॉल लगा रिकर्जन का, तो फिर ये फिर से रूट पे आ जाएगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 4। यहाँ 4 प्रिंट हो गया, ऐसे ये चलता है, ठीक है। तो ये रूट लेफ्ट राइट, बाकी अगर डिटेल में आप देख लेना ट्री ट्रेवर्सल, इसको रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। यूजिंग द सेम ट्री हमें यहाँ पर करना है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, लेफ्ट फिर राइट और फिर रूट, ये होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। हमारा ट्री है 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले गए लेफ्ट लेफ्ट, अब दोबारा से रिकर्जन चालू होगा तो फिर से लेफ्ट। अब नीचे देखा क्या कुछ भी नीचे है लेफ्ट में और नहीं है, क्या राइट में है, नहीं है, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा 4। बैक ट्रैक किया, अब इसका ऑलरेडी जो लेफ्ट का कॉल है वो तो कंप्लीट हो चुका है, अब क्या बचा राइट का कॉल, तो राइट पे आए तो किस पे आ गए 5। अब 5 पे आए, फिर चेक किया क्या लेफ्ट कुछ है, नहीं है, क्या राइट कुछ है, नहीं है, तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा रूट मतलब 5, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ गए, फिर ऊपर की तरफ गए, ये भी कंप्लीटेड है, अब ऊपर की तरफ गए 1। अब इसका लेफ्ट का कॉल तो पूरा हो चुका है, अब राइट का कॉल चालू हुआ, तो राइट में अब चेक करेंगे, तो राइट में चेक किया, राइट में क्या है 3, इसका क्या लेफ्ट में कोई है, नहीं है, क्या इसके राइट में कोई है, नहीं है, तो ये प्रिंट हो जाएगा विच इज 3, ठीक है। एंड सॉरी यहाँ पे बीच में मैंने 2 मिस कर दिया, इसके ऊपर 2 था, करेक्ट, हाँ। सो 4 5 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद ऊपर गए, ठीक है। तो ऊपर गए तो अपन ने चेक किया क्या इसके लेफ्ट का कंप्लीट हो चुका है, यस, क्या इसके राइट का कंप्लीट हो चुका है, यस, तो अब ये प्रिंट हो जाएगा। ये रूट क्या है लास्ट में, ये हो जाएगा 1। सो 4 5, इसका आंसर क्या आएगा 4 5 2 3 1, ठीक है। सो 4 5 2 3 1 कहां पे है ऑप्शन, 4 5 2 3 1 ए, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेवल ऑर्डर रिवर्सल क्या है, लेवल लेवल बाय लेवल प्रिंट करना है, तो 1 2 3 4 5 ये प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ये आंसर आ जाएगा। अब ग्राफ के ट्रेवर्सल देखते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, ग्राफ ट्रेवर्सल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, बिकॉज इसके क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आ रहे हैं 2 से 3, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार देख लेना। कंसीडर द ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम ए, व्हाट विल बी द बीएफएस। अब बीएफएस कैसे होता है, सबसे पहले ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए स्टोर हो जाएगा। अब ए के नाइबर्स क्या है, बी और सी, सो बी स्टोर हो गया और सी स्टोर हो गया, ठीक है। ए का खेल खत्म। अब अपन आ गए बी, बी तो ए का अपन का खेल खत्म, अब आए बी पे, क्योंकि ए के सारे नाइबर्स विजिट हो चुके हैं। अब बी, बी के क्या नाइबर्स है डी, तो यहां पर क्यू में क्या स्टोर हो जाएगा डी, क्या और कोई नाइबर है नहीं, तो बी भी खत्म। अब आ गए सी पे, सी का क्या नाइबर है ई, तो ई पे आ गए। तो क्या हुआ अपन का ए बी सी डी ई, ये अपन का बीएफएस का ट्रेवर्सल होगा, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा ए बी सी डी ई, ठीक है। यूजिंग द सेम ग्राफ व्हाट विल बी द डीएफएस ट्रेवल। सो डीएफएस में तो हम एक साइड की तरफ जाते हैं, तो ए से स्टार्ट करेंगे, तो पहले ए, फिर एक तरफ चलते चले जाओ, फिर बी, फिर डी। अब इस साइड का तो पूरा खत्म हो गया, फिर दोबारा से वापस आएंगे, फिर दोबारा से चलते चले जाओ। जब दोबारा से चलते चले गए तो हमने दोबारा से इसमें चेक किया, फिर क्या आ जाएगा अपन का, तो ये ए बी डी, एक एक तरफ तो हम यहाँ पर चलते चले जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारा ए बी डी हो गया। फिर उसके बाद यहां पर हम चलते चले गए, फिर नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सी ई, ठीक है। सो ए बी डी सी ई यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वॉट यू आर गिवन द फॉलोइंग अनडायरेक्ट ग्राफ 6 नोड्स, ठीक है। ग्राफ की एजेंसी लिस्ट दी हुई है, बीएफएस ट्रेवल हमें इसका बताना है इफ स्टार्टिंग विथ 0, ठीक है। अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इसका बीएफएस ट्रेवल बताना है, ठीक है।
अब अगर हमें इसका BFS ट्रेवल बताना है, अगर हम नोड 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ध्यान से समझना कैसे होगा। सबसे पहले 0, 0 के नाइबर्स क्या है 1, 2, तो 1 आ गया, 2 आ गया, ये हमारी क्यू चल रही है पूरी, ठीक है। अब हम 1 के नाइबर्स को विजिट करेंगे। अब 1 के नाइबर क्या है 0, तो 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है तो इसको हटा देंगे। क्या 3 विजिटेड है, नहीं है। क्या 4 विजिटेड है, नहीं है, तो क्यू में ऐड हो जाएगा 3 और 4, फिर ये भी हट जाएंगे, ठीक है। अब अपन का जो 0 था वो खत्म हो गया और 1 के जो सारे नाइबर्स थे वो भी खत्म हो गए। अब आते हैं 2 पे। 2 पे 0, क्या 0 ऑलरेडी विजिटेड है, यस। क्या 4 ऑलरेडी विजिटेड है, यस, तो 2 भी हट गया। 3 पे 1, क्या 1 ऑलरेडी विजिटेड है, यस। क्या 5 ऑलरेडी विजिटेड है, नहीं, तो 5 आ जाएगा। फिर ये हट गया अपन का 3। अब आए 4 पे, क्या 1 विजिटेड है, यस। क्या 2 विजिटेड है, यस। क्या 5 विजिटेड है, यस, तो ये भी हट गया। अब आए 5 पे, क्या 3 विजिटेड है, यस। क्या 4 विजिटेड है, यस, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा जो BFS ट्रेवल है, ट्रेवर्सल है, वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। सो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, DFS ट्रेवल। If DFS started at node 0, assuming we always visit the smallest number neighbor first, what is the travel first? ठीक है, अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को अगर हम विजिट कर रहे हैं तो DFS ट्रेवर्सल हमें बताना है, ठीक है। सो 0 से सबसे पहले कहां पे गए 1, सबसे पहले आ जाएगा 0 फिर 1। अब इसमें चूंकि एक ही नाइबर पर हम चलते चले जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो 2 की तरफ नहीं जाएंगे, फिर 1 के नाइबर्स चेक करेंगे। 0 ऑलरेडी विजिटेड है, फिर क्या आएगा 3, तो 0, 1 और आ गया 3। अब 3 के नाइबर्स पे विजिट करते हैं, तो 3 के नाइबर्स पे चले, 1 ऑलरेडी विजिटेड है, 5 आ जाएगा। अब 5 के नाइबर्स पे चले, 3 ऑलरेडी विजिटेड है, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना ट्रेवर्सल हो गया। 4 तक अपन आ गए। अब 4 के उस पर अपन चले, तो 4 के से ऑलरेडी विजिटेड है कहां पर 2, क्योंकि 1 विजिटेड है, 2 नहीं विजिटेड, तो 2 आ जाएगा, फिर 5। तो आप देख सकते हो सारे नोड्स विजिट हो चुके हैं, तो 0, 1, 3, 5, 4, 2 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो 0, 1, 3, 5, 4, 2 दिस वुड बी अवर आंसर। देन शॉर्टेस्ट पाथ अनवेटेड ग्राफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 0 to 5 यूजिंग BFS? सो 0 to 5 का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा यूजिंग BFS, ठीक है। सो 0 से 5 जाना है हमें, तो 0 से 5 कैसे जा सकते हैं हम, एक तो 0 से 1 है, अपन उससे चल रहे हैं ना BFS से, ठीक है। सो एक तो अपन 0 से 1 गए, अब 1 के जो नाइबर्स हैं वो क्या है, 1 के नाइबर्स चेक करते हैं एक बार। 0 है, 3 और 4 है, तो यहां से सपोज अपन गए 3 एंड 3 से पहुंच गए 5, 3 से पहुंच गए 5, करेक्ट। तो एक तो ये हो गया, तो 3 हो गई डिस्टेंस। और कोई तरीका है, 5 इसमें भी आ रहा है 4 में, और 0 से 1 गए, 1 से 4 गए और 4 से 5 गए। 0 से 1 गए, 1 से 4 गए, 4 से 5 गए, तो ये भी आपका जो डिस्टेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके जो शॉर्टेस्ट पार्ट्स हैं BFS से करेंगे अपन, जो भी करेंगे, तो अपन का जो आंसर है वो अपन का 0, 1, 1 से 3 और 3 से 5, तो अपन का जो आंसर है वो कितना आएगा 3। साइकिल डिटेक्शन, डज दिस ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल? साइकिल चेक करना है, अगर रिपीट करके आ रहे हैं तो चलो चालू करते हैं, 1 से चालू कर लेते हैं। 1 से अगर हम चालू करें तो 1 से गए हम, सपोज DFS लगा सकते हैं ना हम। 1 से सपोज गए हम 4, ओके, तो 1 से 4, 4 से 5, फिर 5 से दोबारा से 4 आ गया, करेक्ट। 5 से दोबारा से 4 आ गया ना, तो ये पॉसिबल वे हो गया, और बाकी भी पॉसिबल वेज होंगे, आई थिंक काफी सारे पॉसिबल वे होंगे। 1 से 4, 4 से 2, 2 से 0, 0 से 1, ये भी है। 1 से 4, 1 से 4, ठीक है, 4 से 2, 2 से 0 और 0 से 1, तो दोबारा से 1 से चालू हुए और 1 पे ही अपन खत्म आ गए, ठीक है। तो ये भी अपन का एक दोबारा से आ गया। आप देख सकते हो 1 से हमने 1 से स्टार्ट किया और दोबारा से 1 पे एंड कर दिया, तो ये भी हमारा एक पॉसिबल हो गया। तो साइकिल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ग्राफ के और ट्री के, और देखो ट्री ट्रेवर्सल और ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं कैपजेमिनी के लिए। आते हैं एक्चुअली में TCS NQT में, ओके। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, नाइदर द कोच नॉर द प्लेयर्स वर रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन। Neither the coach nor the player was ready for the competition. Neither the coach nor the players have been ready for the competition. Neither the coach nor the players are ready for the competition. क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा? तो देखो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक चीज आती है
कि जब भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं तो नाइदर और नॉर, जब हम इस चीज को यूज करते हैं तो हम सबसे जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होता है, सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट, उसको हम चेक करते हैं। तो इसमें लिखा है नाइदर द कोच, तो कोच क्या है, सिंगुलर, नॉर द प्लेयर्स, सो प्लेयर्स क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या वर्ब हम यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। सो नाइदर द कोच नॉर द प्लेयर्स वर रेडी फॉर द कंपटीशन, ये अपना आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। बिकॉज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो सब्जेक्ट सबसे क्लोज होता है उसके साथ वर्ब को यूज कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई आई टिक द ऑप्शन वन, प्लेयर्स के साथ वर आएगा अपन का, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने यूज किया है। एंड ये रूल आपको भी पता होना चाहिए कि अगर अपन नाइदर नॉर को यूज कर रहा है तो सब्जेक्ट के पास वाला जो वर्ब होता है वो अपन का रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब आ जाएगा। अगर सपोज ये होता नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच, तो अपन यूज कर सकते थे वॉज, बिकॉज कोच पास होता, ठीक है। तो ये चीज अपन यूज करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया, डिस्पाइट हर डैश एबिलिटीज शी स्ट्रगल टू मेंटेन फोकस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। सो डिस्पाइट हर क्या आएगा, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, इम्पेसिबल आ सकता है, ट्राइवियल आ सकता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा फिट क्या होता है, जब हम एबिलिटीज की बात करते हैं तो कुछ वर्ड्स के साथ कुछ वर्ड्स साथ में चलते हैं। जो एबिलिटीज है तो एबिलिटीज के साथ अपन की एक्सेप्शनल, ये साथ में चलते हैं। एबिलिटीज कैसी होती है, एक्सेप्शनल होती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी यूज कर सकते हैं, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस जगह पर उतना ज्यादा फिट नहीं होगा। वी नीड टू यूज एक्सेप्शनल, ओके। क्योंकि जब हम एबिलिटीज की बात करते हैं ना, एबिलिटीज की बात करते हैं तो साथ में हमेशा हमेशा अपना क्या चलता है, एक्सेप्शनल चलता है। सो डिस्पाइट हर exceptional abilities she struggled to maintain focus during the presentation. नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। एरर स्पॉट करना है। द कमिटी हैज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ईच हैविंग देयर ओन लीडर, ठीक है। द कमिटी, ठीक है, कमिटी अपना सिंगुलर है, हैज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है, दो ग्रुप्स में डिवाइड हुआ, बिल्कुल सही है। ईच हैविंग देयर ओन लीडर, ओके, ईच हैविंग देयर ओन लीडर, ठीक है। अगर कम्युनिटी को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है एंड कम्युनिटी यहाँ पर सिंगुलर है तो अपन देयर नहीं यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे इट्स, ठीक है। द कमिटी हैज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ईच हैविंग इट्स ओन लीडर, ये होना चाहिए। तो एक बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, इसमें हमारा आंसर आएगा हैविंग देयर ओन लीडर, यहां पर एरर है, ठीक है, हैविंग देयर ओन लीडर, हैविंग इट्स ओन लीडर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, चूज द एंटोनिमी ऑफ एबहॉर। एबहॉर, ओके, एबहॉर जनरली मतलब होता है नफरत, नफरत करना किसी से। तो अगर नफरत का हमें एंटोनिम जानना है तो डिसलाइक तो सेम ही हो गया, हेट भी सेम हो गया, ठीक है, डिटेस्ट भी नहीं होगा तो एडोर ही होगा, ठीक है। तो एडोर ही होगा इसका एंटोनिम, तो एडोर को चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, while technological advancements continue to progress at the unprecedented rate, their rapid adoption brings forth unforeseen consequences, many of which threaten societal stability. ठीक है, what is the author's attitude towards technological advancements? ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो राइटर ने ये लाइन लिखी है, राइटर का एटीट्यूड कैसा है। तो राइटर के अनुसार वाइल टेक्निकल एडवांसमेंट्स कंटिन्यू टू प्रोग्रेस, ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपनी बढ़ रही है काफी ज्यादा रेट पर, ठीक है, रैपिड एडॉप्शन मतलब उसको जो अडॉप्ट कर रहे हैं, ब्रिंग्स फोर्थ अनफोर्सिन मतलब काफी सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं जो कि शायद हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। मैनी ऑफ विच थ्रेटन सोसाइटिकल स्टेबिलिटी, जो कि सोसाइटिकल स्टेबिलिटी को भी प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा लिखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो राइटर ने लिखा है ये थोड़ा सा आप कह सकते हो एक तरीके से संशयकारी है, संशय है राइटर को, मतलब ऐसा हो सकता है, तो वो एक संशय में है, राइट, एक संशय है ऑथर को, जिस भी ऑथर ने ये लाइन रखी है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो ऐसा अपन को चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो जब हम संशय की बात करते हैं तो संशय को अपन इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केप्टिकल, तो स्केप्टिकल ही इसका आंसर होने वाला है। तो यहां पर हम स्केप्टिकल कर सकते हैं। एंथुसियास्ट तो नहीं है बिकॉज वो किसी चीज को लेकर एक्साइटेड नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, और कॉशंस की भी बात यहां पर नहीं कर रहा है राइटर, तो स्केप्टिकल ही अपना आंसर यहां पर होगा।
नेक्स्ट करते हैं, द न्यू सॉफ्टवेयर वॉज प्रेज्ड फॉर इट्स डैश डिजाइन विच मेड इट एक्सट्रीमली इजी टू यूज। तो मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव अप्रोच रखी जा रही है। सो अगर पॉजिटिव अप्रोच है तो आउटडेटेड तो हो नहीं सकता, इंट्रिकेट भी नहीं हो सकता, इंट्यूटिव हो सकता है, कॉन्वोल्यूटेड भी नहीं होगा। बिकॉज जब हम डिजाइन की बात कर रहे हैं तो डिजाइन के साथ हमें पता एक इनोवेटिव वाली चीज चलती है, इनोवेटिव या फिर हमने कुछ नया किया है उसमें, तो इसका जो आंसर होगा वो इंट्यूटिव होगा। तो इंट्यूटिव को हम चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इम्प्लीकेशंस, अच्छा इसमें अपन को सेंटेंस को अरेंज करना है, ठीक है। द इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज आर ऑलरेडी विजिबल अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। हाउएवर मेनी पीपल स्टिल फेल टू रिकॉग्नाइज द सीविटी ऑफ द प्रॉब्लम। दिस inaction could lead to catastrophic consequences for future generations. Immediate and decisive actions are required to mitigate these risks, ठीक है। तो अगर रीअरेंज करना है तो ये कहां से सेंटेंस चालू हो सकता है? या तो यहां से चालू होगा, हाउ से स्टार्ट नहीं हो सकता, इमीडिएट से भी चालू नहीं हो सकता, या तो द इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज से स्टार्ट होगा, या द इनएक्शन से स्टार्ट होगा। बट यहां पर लिखा है दिस इनएक्शन, तो दिस इनएक्शन मतलब हमने ऑलरेडी कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट दिया होगा, इसका मतलब हमारा जो स्टार्ट होगा सेंटेंस वो पी से ही होगा। बिकॉज अगर आप आर सेंटेंस पढ़ोगे तो उसमें लिखा है दिस इनएक्शन कुड लीड टू कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस। दिस इनएक्शन मतलब इससे पहले कुछ ना कुछ एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। तो जो हमारा सेंटेंस का पहला सेंटेंस होगा वो तो पी ही होगा। द इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज आर ऑलरेडी विजिबल अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा वो इसमें दिस इनएक्शन आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता बिकॉज अभी तक भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है। कुछ ना कुछ एक्शन की बात जरूर होनी चाहिए, तो इसमें भी एक्शन की बात नहीं हो रही, क्यों में हो रही है। हाउ एवर मैनी पीपल स्टिल फेल टू रिकॉग्नाइज द सीविटी ऑफ द प्रॉब्लम, यहां पर कुछ एक्शन की बात करी जा रही है कि काफी लोग फेल है रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रॉब्लम को। तो पी के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद आर आने वाला है बिकॉज एक्शन की बात हमने कर दी है, तो कॉन्टेक्स्ट हमें मिल गया है। फिर आएगा दिस इनएक्शन कुड लीड टू कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। देन एस आएगा, इमीडिएट एंड डिसीसिव एक्शंस आर रिक्वायर्ड टू मिटिगेट दीज रिस्क, क्योंकि मिटिगेशन की बात हो रही है। तो पी क्यू आर एस अपन का सेंटेंस होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज द बॉल इन योर कोर्ट मीन। बॉल इन द कोर्ट मतलब तुम्हारे पक्ष में कोई चीज होती है तब अपन बोलते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। ये एक अपन का आइडम एंड फ्रेजेस आप बोल सकते हो। तो बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पक्ष में कोई चीज हो, तब हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं। सो डेफिनेटली जो इसका आंसर होने वाला है वो क्या होगा, इट्स योर टर्न टू टेक द एक्शन। मतलब आपके पाले में कोई चीज है, अब आपको कुछ काम करना है। सो इसका जो आंसर होगा वो ए होने वाला है डेफिनेटली। नेक्स्ट करते हैं, चूज द एंटोनिम ऑफ गैरुलस। ओके, ये तो मुझे भी ढंग से नहीं पता गैरुलस का एंटोनिम क्या होता है। टॉकेटिव नहीं होगा, क्योंकि एंटोनिम पूछा है। ओके, गैरुलस मतलब एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं पता, बट गैरुलस का मतलब आप ये बोल सकते हो कि शायद वो व्यक्ति जो, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बकबक करना, ठीक है। तो ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से टॉकेटिव तो नहीं होगा, शाय भी नहीं हो सकता। शाय मतलब शर्माना, बक बक करना बोलने से रिलेटेड होना चाहिए, तो साइलेंट होगा मेरे हिसाब से। लेट्स टिक दिस, साइलेंट होना चाहिए, चैटिंग नहीं होगा। Let's save and next. Choose the correct sentence. He is one of those people who is always late for meeting. He is one of those people who is always late for meeting. He is one of those people. One of those people तो ये plural है, तो is तो नहीं आएगा। He is one of those people who are always, हाँ तो ये correct आएगा अपना। He is one of those people who are always late for meetings. देखो, he is one of those people, तो जहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं हम कह रहे हैं one of those people, those जा रहा है प्लूरल में, तो यहां पर आएगा ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु आर ऑलवेज लेट फॉर मीटिंग। तो ये अपन का बिल्कुल सही है, ठीक है। हर एक्शंस वर कंप्लीटली डैश ऑफ द वैल्यूज दैट कंपनी अपहोल्ड्स। ओके, हर एक्शंस वर कंप्लीटली डैश ऑफ द वैल्यूज दैट द कंपनी होल्ड। सो हर एक्शंस वर कंप्लीटली अपोजिट ऑफ द वैल्यूज दैट द कंपनी होल्ड्स, ठीक है। बट एक्शंस के साथ हम एक चीज यूज करते हैं विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी। एक्शन एंड कॉन्ट्राडिक्टरी दोनों हमेशा साथ में चलते हैं। जब भी हम एक्शंस की बात करते हैं तो कॉन्ट्राडिक्ट की बात आती है, तो दैट्स व्हाई हर एक्शंस वर कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा ऑफ द वैल्यूज दैट द कंपनी अपहोल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चूज द सिनोनिम ऑफ लैकोनिक। ओके, लैकोनिक मतलब बड़ा आप बोल सकते हो, किसी चीज को बड़ा करना या फिर डिटेल में बताना। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो ब्रीफ होना चाहिए। चारों में अगर हम डिटेल की बात करें तो ब्रीफ में देखने को मिल रही है। सो नेक्स्ट करते हैं, the scientist was able to dash the theory with the sufficient evidence, thereby confirming its validity. Okay, the scientist was able to dash the theory. पहला क्या है, refute,
रिफ्यूट द थ्योरी विद सफिशिएंट एविडेंस तो नहीं होना चाहिए। प्रपोज, द साइंटिस्ट वाज एबल टू प्रपोज द थ्योरी विद सफिशिएंट एविडेंस। प्रपोज जब हम करते हैं तो प्रपोज के साथ सफिशिएंट एविडेंस नहीं आएगा, बिकॉज साइंटिस्ट अगर किसी नई थ्योरी को प्रपोज कर रहा है तो हमेशा उसके साथ जो एविडेंस जो चीज है वो ऐसे सफिशिएंट एविडेंस नहीं आएगा, बिकॉज प्रपोज मतलब उसके पास पूरा चीज जो है वो वैलिडेटेड है। बट यहाँ पर वैलिडेशन की बात नहीं आ रही है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज प्रपोज। So the scientist was able to substantiate, okay, substantiate आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो scientist was able to substantiate the theory with sufficient substantiate मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना। तो sufficient evidence है उसके थ्रू हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज मेरे हिसाब से सही होगी। तो इसका आंसर ये आना चाहिए, बिकॉज उसका रीजन है द साइंटिस्ट was able to substantiate the theory with sufficient evidence, मतलब उसने जो थ्योरी जो भी थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया, इतने एविडेंस थे उसके पास। सो मेरे हिसाब से इसका आंसर अपन का सी होगा। नेक्स्ट करते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स सिंगुलर है तो वर तो नहीं आएगा, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन में डिफॉल्ट यहाँ पर फॉल्ट होगा। तो 15 क्वेश्चंस अभी तक हमने सॉल्व करे हैं, बाकी क्वेश्चंस हम बाद में सॉल्व करेंगे, बिकॉज आई थिंक हमने सफिशिएंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो आप देख सकते हो काफी मल्टीपल क्वेश्चंस और भी हैं अभी हमारे इस एग्जाम में। एंड साथ साथ में आपको ये टोटल 5 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। साथ साथ में आपको कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी देखने को मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। सो ये टीसीएस के एग्जाम पैटर्न के जैसे ही है। सो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में। आई वुड सजेस्ट कि आप इनको जरूर परचेज करें, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में हमने लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जो कि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। जरूरी नहीं है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को इन्हीं क्वेश्चन में लगाओ, जो कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं इनको आप बाकी के किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में लगा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे सामने जो आया है यहां से स्टार्ट करते हैं, which is identify the grammatically correct sentence. Neither of two candidates were able to perform all perform well under pressure. Second, and neither of two candidates was able to perform well under pressure. Neither of two candidates are able to perform well under pressure. Neither of two candidates have been able to perform well under pressure. अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब हम नाइदर को यूज कर रहे हैं तो नाइदर खुद में एक सिंपल एक आप बोल सकते हो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, नाइदर। सो नाइदर अगर खुद में सिंगुलर है तो यहाँ पर अगर आप इसमें इस सेंटेंस में देखोगे, ठीक है, तो अगर आप इस सेंटेंस में देखोगे तो हमें जो ग्रामर यूज करनी होगी वो भी अपन की सिंगुलर फॉर्म की ही ग्रामर यूज होगी। सो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें लिखा है नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स वर, सो वर तो नहीं आ पाएगा। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स वॉज आ जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बाकी सारे सेंटेंस में हर जगह प्लूरल आपको दी गई है ग्रामर, बट केवल एक यही ऑप्शन है इसमें आपकी सिंगुलर ग्रामर दी है, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स वॉज एबल टू परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर, इसलिए यही हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, इवन थ्रू द कंपनी had a dash start it faced numerous challenge as it tried to scale its operation, ठीक है। सो अब यहाँ पर इट फेस्ड आया है, फेस्ड मतलब क्या, नेगेटिव इंपैक्ट। हमेशा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं कि कंपनी का जो स्टार्ट था वो तो अच्छा था, लेकिन बाद में चैलेंजेस फेस हुए, तो जो स्टार्ट होगा वो अच्छा होगा, तो ट्रूबुलेंट नहीं आंसर हो सकता, हम्बल एक कंपनी के साथ हम यूज नहीं कर सकते। स्टेबल होगा या प्रॉस्पेरस होगा, लेकिन स्टेबल हम तभी यूज करते हैं कि जब हमें किसी एक टाइम फ्रेम के बारे में बताया गया हो कि इस टाइम तक चीजें सही चल रही थी, बट इस सेंटेंस में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए हमें स्टेबिलिटी के हिसाब से समझ में नहीं आता। दूसरा जो अपन का ऑप्शन है वो है प्रॉस्पेरस। सो प्रॉस्पेरस का मतलब होता है सक्सेसफुल। सो एक कंपनी को एक सक्सेसफुल स्टार्ट मिला था या अच्छा स्टार्ट मिला था, उसके बाद उसको न्यूमरस चैलेंजेस आए, ये हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई इसका जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है, हमारा प्रॉस्पेरस होने वाला है, ठीक है। बिकॉज एक अच्छा स्टार्ट मिला था और अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद भी काफी सारे चैलेंजेस आए, तो ये बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई विल चूज प्रॉस्पेरस हियर। सेवन नेक्स्ट करते हैं। The teacher along with the student have arrived at the venue. So the teacher along with the students have arrived at the venue. So the teacher तो singular है, so have तो नहीं आ सकता। So the teacher में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, along with में भी कोई दिक्कत नहीं है, have में दिक्कत है। So have नहीं आएगा, have नहीं आएगा बिकॉज टीचर क्या है आपका सिंगुलर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ एफिमेरल। ठीक है, सो एफिमेरल का जो अपोजिट वर्ड है वो इसमें चूज करना है। सो एफिमेरल का जो अपोजिट वर्ड है दैट कैन बी परमानेंट। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए आप बोल सकते हो, तो शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई चीज है तो उसका जो अपोजिट होगा वो परमानेंट होगा, सो दैट्स वाई परमानेंट। आगे बढ़ते हैं। काफी बड़ा एक पैसेज दिया है एंड एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरा चलते हैं इस पे। In a world where technology continuously reshapes the landscape of communication, the very nature of human interacting and being altered, online platforms and social media have become the now new arenas where we engage with one another, creating both opportunities and challenges. However, these virtual aspects lacks in the depth of face-to-face communication, where body language, tone, emotion play a significant role in the exchanging of ideas. What is the author's primary concern regarding the shift of online communication? मतलब ऑनलाइन कम्युनिकेशन पे जब हम शिफ्ट हो गए तो ऑथर का सबसे ज्यादा कंसर्न क्या है? द रैपिड पेस एट विच टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, नहीं ऐसा तो उसने नहीं बोला। लेक ऑफ प्राइवेसी इन कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं बोला। इनेबिलिटी टू फुली रेप्लिकेट फेस टू फेस इंटरेक्शन, हाँ यही बात बोली ऑथर ने कि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये यहाँ पर उसकी चिंता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द सेंटेंस इन द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर। शी हैड नेवर थॉट मच अबाउट इट until one day she realized how important it was. When she was young, she always assumed that it would come naturally to her. It was only then she realized her potential. Learning how to balance work and life become her top priority. ठीक है, सो यहाँ पर हमेशा हम एक प्लान के साथ सेंटेंस को अरेंज करते हैं, तो प्लान अगर आप देखोगे जहां पर किसी को इंट्रोड्यूस करा गया है तो वो सेंटेंस क्यों है? वेन शी वॉज यंग, मतलब यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि जब वो जवान थी, शी ऑलवेज एज्यूम दैट इट वुड कम नेचुरली टू हर। ये उसके पास, अब देखो ये ध्यान से समझना, ये किसी पैराग्राफ की बीच की लाइंस है, इसलिए हमें यहाँ पर इट का मतलब नहीं पता कि इट से हम किस चीज को रेफर कर रहे हैं, वो चीज यहाँ पर मेंशन नहीं करी गई है, वो आगे मेंशन करी जाएगी। आप ये मान के चलो ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया गया है ये किसी पैराग्राफ का एक भाग है, एक पार्ट है, सो उस हिसाब से हम चल रहे हैं। सो चूंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है इसलिए हमारा पहला सेंटेंस क्यों होगा? व्हेन शी वाज यंग शी ऑलवेज अज्यूम दैट इट वुड कम नेचुरली टू हर। उसके बाद होगा शी had never thought much about it until one day she realized how important it was. Because plan of action दिया जा रहा है, so इसका Q के बाद P होने वाला है। Then होगा it was only then she realized her true potential and learning how to balance work and life become her top priority. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो अभी मैं आपको बाद में भी समझाऊंगा जब हम आंसर्स की तरफ चलेंगे, बट इसका जो आंसर होगा मेरे हिसाब से होगा QPRS। तो क्यूपी सॉरी QPSR होगा इसका आंसर। ठीक है, सो QPSR मेरे हिसाब से आंसर है। बाकी अभी लास्ट में हम डिस्कस करते हैं जरा इस वाले क्वेश्चन को, हम किस हिसाब से चले हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम टू ऐड फ्यूल टू द फायर। मतलब जले में नमक छिड़कना की जगह आप बोल सकते हो कि जले में पेट्रोल डालना, तो इसका मतलब है किसी सिचुएशन को और ज्यादा खराब करना, राइट? सो टू मेक अ सिचुएशन वर्स, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द न्यू पॉलिसी एम्ड एट रिड्यूसिंग वेस्ट वाज मेट विद अ डैश रिस्पांस एज मेनी एम्प्लॉय बिलीव्ड इट वुड इंक्रीज देयर वर्कलोड। मतलब नेगेटिव साइड में जा रहा है, जो पॉलिसी नई आई होगी वो नेगेटिव साइड में जा रही है। ठीक है, द न्यू पॉलिसी एम्ड एट रिड्यूसिंग वेस्ट वाज मेट विद अ डैश रिस्पांस। सो एंथुसियास्ट तो नहीं हो सकता बिकॉज नेगेटिव साइड पे जा रहा है। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट रिस्पॉन्स भी नहीं हो सकता बिकॉज जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा रिस्पॉन्स मिला जो फीका रहा, तो वो कॉन्टेक्स्ट में ये वाला जो वर्ड है वो सही नहीं फिट बैठता। इसकी जगह पे हॉस्टाइल ज्यादा सही फिट बैठेगा। दैट द न्यू पॉलिसी एम्ड इट वाज रिड्यूसिंग वेस्ट वाज मेट विद अ हॉस्टाइल रिस्पॉन्स एज मेनी एम्प्लॉय बिलीव इट वुड इंक्रीज देयर वर्कलोड। मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि एम्प्लॉइज को ऐसा लगा कि उनका वर्कलोड बढ़ सकता है, तो हॉस्टाइल इसका करेक्ट आंसर होगा। देन आते हैं चूज एन सिनोनिम ऑफ एब्स्ट्रूज। ओके, सो इसका भी हम आंसर देख लेंगे, इसका क्या है सिनोनिम ये मुझे नहीं पता, लास्ट में आंसर चेक करेंगे। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द लॉयर एक्सप्लेन द केस थ्रूली विच वाज अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, द लॉयर एक्सप्लेन द केस थ्रूली that was understandable। ठीक है, the lawyer explained the case thoroughly which were understandable। the lawyer explained the case thoroughly it was understandable। so देखो, the lawyer explained the case thoroughly, ठीक है, which was understandable, ये आंसर होगा। क्यों? उसका रीजन क्या है आप ध्यान से समझना।
यहाँ पर विच या दैट किसके लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर इस जगह पे, या इट किसके लिए यूज कर रहे हैं, केस के लिए। सो द लॉयर एक्सप्लेन द केस थ्रूली, तो विच से रेफर कर रहा है हम केस, ठीक है, विच से हम रेफर कर रहे हैं केस। दैट से केस कभी रेफर नहीं हो सकता, इट से भी केस रेफर नहीं हो सकता, बिकॉज ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि लॉयर के साथ एसोसिएट है। लॉयर मतलब क्या हो गया, या तो ही होगा या शी होगा, जो भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ह्यूमन के साथ एसोसिएट है डायरेक्टली, तो यहां पर हम हमेशा क्या यूज करते हैं, विच यूज करते हैं, ओके, क्योंकि ये चीज किसी ह्यूमन के साथ एसोसिएट है। सो द लॉयर एक्सप्लेन्ड द केस, और केस यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, और इस रूल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही अपनी प्लेलिस्ट में, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो ए होने वाला है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। एक बार जो 2 क्वेश्चंस हमने छोड़े थे, उन 2 क्वेश्चंस के एक बार आंसर चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और 8 में से हमारे 8 मार्क्स आए हैं, सारे क्वेश्चंस हमारे सही हुए हैं। 2 क्वेश्चंस हमने जो छोड़े थे उसको एक बार देख लेते हैं। तो यस, इसका जो सीक्वेंस है QPSR ये कैसे आया। तो सबसे पहले इसमें लिखा है द सेंटेंस बिगिन विथ अजम्पशन। जब भी आप किसी रीअरेंजमेंट को करते हो, तो रीअरेंजमेंट में सबसे पहले होता है प्लान, फिर एक्शन, फिर सपोर्ट। इसी प्रकार से सबसे पहले आती है असम्पशन। जैसे अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको सेंटेंस को फिट करना है, वो असम्पशन वाले में है, तो सबसे पहले आती है असम्पशन। तो असम्पशन कौन सा सेंटेंस बताता है, when she was young she always assumed that it would come naturally to her, तो ये assumption है, तो ये सबसे पहले आएगी। सेकंड आता है importance। सो importance का अनुभव कौन से सेंटेंस में किया, P, she had never thought much about it until one day she realized how important it was। so importance आ गया, तो सबसे पहले क्या आया अपन का, assumption, फिर importance। अगला आता है प्रायोरिटी। फिर प्रायोरिटी किसमें आया, एस में, लर्निंग हाउ टू बैलेंस वर्क एंड लाइफ बिकेम हर प्रायोरिटी। उसके बाद फाइनली रिकॉग्नाइज हर पोटेंशियल, तो इट वाज द ओनली दैट शी रियलाइज पोटेंशियल। सो ये एक तरीका होता है कि सबसे पहले अगर आप किसी अजम्पशन वाले सेंटेंस में जा रहे हो, तो सबसे पहले अजम्पशन की बात होती है, फिर इंपॉर्टेंस की बात होती है, फिर प्रायोरिटी की बात होती है, और उसके बाद यहाँ पर जो भी रिजल्ट होता है उसकी बात होती है। तो ये एक तरीका होता है रीअरेंजमेंट में, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो आएगा QP ऐसा, ठीक है। काफी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रीअरेंजमेंट्स की, तो आपको ये वाली जो चीजें हैं वो समझ में आएगी। जैसे जनरली हम क्या करते हैं कि सबसे पहले प्लान आता है, प्लान के बाद एक्शन आता है, फिर सपोर्ट स्टेटमेंट आता है। सबसे पहले प्लान जिसमें डिस्क्राइब किया गया हो कि क्या सिचुएशन है, फिर एक्शन उस सिचुएशन में क्या हुआ वो डिस्क्राइब किया जाता है, एंड उसके बाद आता है सपोर्ट के उस सिचुएशन से बचने के लिए या उस सिचुएशन में क्या सपोर्ट मिला, वो आता है बाद में। तो ये एक इसका बेसिक अपना चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद सिनोनिम ऑफ एब्स्ट्रूस। सो एब्स्ट्रूस का मतलब होता है अंडरस्टैंड, मींस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड क्रिप्टिक मींस हैविंग अ हिडन मीनिंग, ठीक है। सो एब्स्ट्रूस जो ये वर्ड आया है, ये TCS में भी आया था, इसलिए ये हमने डाला हुआ है इसमें। सो एब्स्ट्रूस का मतलब होता है किसी चीज को डिफिकल्ट समझने में, डिफिकल्टी होना, एंड क्रिप्टिक का मतलब होता है कुछ छुपा मीनिंग। तो लगभग सेम में आते हैं, तो इसलिए इसका सिनोनिम होगा, तो ये इसका आंसर है। बाकी हमारे आंसर सारे सही थे। आई होप आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मजा आया होगा। बाकी की वीडियोस को देखना मत भूलना। बाकी मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, एंड डेफिनेटली काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विद ऑल द क्वेश्चंस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो 15 तक हम 14 तक हमने सॉल्व कर लिए थे, तो 15 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, ही नेवर हैज पेशेंस टू डैश 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 द टीडियस टास्क, ठीक है। सो ही नेवर हैज पेशेंस टू डैश 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 द टेडियस टास्क, तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट ही आएगा, बिकॉज कंप्लीटिंग नहीं आ सकता। अगर आप यहाँ पर अगर आप पूरी की पूरी वर्ब को चेक करोगे, अगर आप टेंस के फॉर्म को अगर आप चेक करोगे, तो यहाँ पर नहीं आ सकता कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड नहीं आएगा। बिकॉज कंप्लीटेड तब आता है जब हम यहाँ पर किसी टास्क को, मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि पहले उसमें करने की क्षमता नहीं थी, तो यहाँ पर हम कंप्लीटेड यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में ये टेंस है नहीं, तो हम इसको कंप्लीट्स भी यूज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी विल यूज कंप्लीट, एंड इस पूरे ही कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कंप्लीट है जो सही फिट बैठता है। दैट्स व्हाई वी विल यूज कंप्लीट। सो ही नेवर हैज द पेशेंट टू कंप्लीट द टीडियस टास्क, ये हमारा आंसर होगा। 7 नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द मैनेजर वॉज प्रेज्ड फॉर हिज डैश इन हैंडलिंग द क्राइसिस। अब यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है प्रेज्ड। प्रेज्ड मतलब तारीफ करना, मैनेजर की क्या हुई, तारीफ हुई। तो जब तारीफ हुई है तो उसने कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम किया होगा, इसलिए तारीफ हुई है। तो एपैथी को हम यूज नहीं करेंगे, एफिशिएंसी हम यूज कर सकते हैं, इनडिफरेंस हम नहीं यूज कर सकते, इनकम्प्लीटेंस भी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पर कुछ भी पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में क्या है, एफिशिएंसी, दैट्स व्हाई वी विल यूज एफिशिएंसी। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट एडवांसमेंट्स इन मेडिसिन द प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन डिसीजेस रिमेन्स इल्यूसिव ड्यू टू वेरियस सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। व्हाट इज द मेन चैलेंज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पर लिखा है कि काफी सारा एडवांसमेंट्स हुआ है मेडिसिन में, और प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन डिसीज रिमेन्स इल्यूसिव ड्यू टू द वेरियस सोशल एंड एनवायरमेंट फैक्टर। एंड यहाँ पर लिखा है कि मेन चैलेंज क्या डिस्क्राइब किया गया है इस पैसेज में। सो डेफिनेट सी बात है, सोशल एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स, यही बताया गया है कि सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ही यहाँ पर अभी भी जो सर्टेन डिसीज है वो यहाँ पर रही हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, सोशल एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स। नेक्स्ट यूज करते हैं, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल मींस। तो ये एक आइडम एंड फ्रेजेस में आता है कि बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, एंड इसका मतलब क्या होता है, अगर मतलब आप रात तक यहाँ पर तेल कुछ लगा रहे हो, ऐसा आप बोल सकते हो, रात तक तेल जला रहे हो, ऐसा अपन इंग्लिश में बोलते हैं, बट इसका एक्चुअली जो मतलब होता है वो होता है वर्किंग लेट इनटू द नाइट। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है, एक आइडम एंड फ्रेजेस है, वर्किंग लेट इनटू द नाइट। सो ये हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट हम यूज करते हैं अरेंज द सेंटेंस। तो पी क्यू आर एस दिया है और हमें इसको सही ऑर्डर में रीअरेंज करना है। पहला, द अर्थक्वेक कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन, ठीक है। रेस्क्यू ऑपरेशंस वर लॉन्च्ड इमीडिएटली, मैनी पीपल लॉस्ट देयर होम्स एंड लिव्स, द कम्युनिटी केम टुगेदर टू हेल्प द सर्वाइवर्स, ठीक है। तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो सभी में अर्थक्वेक के बाद के कॉन्टेक्स्ट दिए गए। तो सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि अर्थक्वेक आया था। तो अर्थक्वेक आया था हमें कौन से सेंटेंस से पता पड़ रहा है, पी से पता पड़ रहा है, द अर्थक्वेक कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन, ठीक है। सो पी के दो ही ऑप्शन है, या तो ए है या सी है। सो इन दोनों में से ही कोई यहां पर करेक्ट होगा, ठीक है। सो द अर्थक्वेक कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन, ठीक है। रेस्क्यू ऑपरेशंस वर लॉन्च्ड इमीडिएटली, मैनी पीपल लॉस्ट देयर होम्स एंड लिव्स, ठीक है। सो यहां पर अब ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है कि हमें एक चीज क्लियर है कि या तो पहले क्यू आएगा या आर आएगा, एस तो सबसे लास्ट का सेंटेंस है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो, प्लान के बाद हमेशा से, जब ये हमारा प्लान है, द अर्थक्वेक कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन, उसके बाद हम हमेशा से एक्शन को यूज करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ना, ये रिजल्ट है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब चालू करें, जब कुछ ना कुछ एक्शन हुआ होगा। एक्शन के बाद ही तो कुछ ना कुछ चीज आप बोल सकते हो सपोर्ट आया या रिजल्ट आया, बट उससे पहले हमें एक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई द अर्थक्वेक कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन, उसके बाद हम एक्शन को लेके आएंगे, विच इज मैनी पीपल लॉस्ट देयर होम्स एंड लिव्स। अर्थक्वेक आया और उसके वजह से यहाँ पर काफी लोगों ने अपनी जिंदगी खोई, और उसके बाद यहाँ पर हमेशा हम सपोर्ट सेंटेंस को यूज करते हैं। सपोर्ट सेंटेंस क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन वर लॉन्च्ड इमीडिएटली, एंड ये भी लास्ट वाला भी सपोर्ट सेंटेंस है, द कम्युनिटी केम टुगेदर टू हेल्प द सर्वाइवर्स। दैट्स व्हाई वी विल यूज यहाँ पर द अर्थक्वेक कॉज द, तो पी आएगा सबसे पहले, फिर आर आएगा, पी आर, फिर क्यू आएगा, फिर एस आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम्स ऑफ मैग्निमस, ठीक है। सो अगर हम मैग्नेनिमस जो भी ये वर्ड है, इसका अगर अपन एंटोनिम निकालना चाहते हैं तो इस टाइप से आपको काफी सारी वोकैब्स याद करनी पड़ेंगी। इसका आंसर तो यहाँ पर सेल्फिश है, बिकॉज मैग्नेनिमस इसको मैं ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। मैग्नेनिमस इसको हम बोलते हैं, एंड इसका जो अपोजिट होता है वो होता है सेल्फिश। बिकॉज अगर आप इस वर्ड का मीनिंग देखोगे तो जनरली जो हर किसी के बारे में सोचता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेनिमस, एंड इसलिए यहां पर हम यूज करेंगे सेल्फिश, क्योंकि सेल्फिश मतलब होता है जो केवल अपने बारे में सोचता है, राइट। तो इसलिए हम इसको यहां पर यूज करने वाले हैं। अगला वर्ड है द टीम फेस्ड अ डेथ सिचुएशन ड्यूरिंग द फाइनल मैच। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें तो फॉर्चुनेट भी हो सकता है, ठीक है, रिलैक्स्ड भी हो सकता है, एंड ये जो वर्ड है पेरिलस, इसका क्या मतलब है। सो बेसिकली अगर आप इस सेंटेंस में देखोगे तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है फेज्ड,
एंड फेज्ड का हम यूज तब करते हैं जब कोई कठिन सिचुएशन हमारे सामने आई है। फेज्ड एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आता है, एंड नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट का अगर आप वर्ड देखोगे तो इसमें है पेरिलस, बिकॉज पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस। तो यहां पर ये जो चारों ऑप्शन है उसमें जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है वो यहां पर पेरिलस का है। दैट्स व्हाई वी विल यूज पेरिलस एंड वी विल यूज सेव एंड नेक्स्ट। हर स्पीच वाज सो डैश दैट इवन द मोस्ट स्केप्टिकल लिसनर वर कन्विंस्ड। ठीक है, तो वर्बोज डल या फिर पर्सुएसिव या फिर ड्राई। सो इसका आंसर होगा पर्सुएसिव, बिकॉज पर्सुएसिव का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट, या फिर आप किसी चीज को इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हो कि यहां पर कोई सामने वाला व्यक्ति उस चीज को सुन के उसको सच मानने लगे या कन्विंस हो जाए, उसका मतलब होता है पर्सुएसिव। ठीक है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट होता है। तो अगर स्पीच यहां पर हम लिखेंगे हर स्पीच वाज सो पर्सुएसिव, मतलब उस प्रकार से प्रेजेंट करी गई थी कि उसमें सारे फैक्ट्स थे, सारी चीजें बढ़िया थी, कि जो सबसे स्केप्टिकल, स्केप्टिकल का हमने डिस्कशन पहले भी वीडियोस में किया है, मतलब संशयवादी, जो सबसे ज्यादा संशयवादी लिसनर्स थे वो भी यहां पर कन्विंस हो गए, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो पर्सुएसिव होगा। नेक्स्ट करते हैं, ही वॉज द लास्ट पर्सन डैश द मीटिंग। सो इसमें आएगा ही वॉज द लास्ट पर्सन टू लीव द मीटिंग। सिंपल है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर टू लिविंग नहीं हो सकता, लिविंग नहीं हो सकता, लीव नहीं हो सकता, टू लीव हमेशा हम यूज करते हैं अगर किसी भी चीज को हम छोड़ने की बात करते हैं ना। सो ही वॉज द लास्ट पर्सन टू लीव द मीटिंग, इसका आंसर होगा। फिर से अरेंजमेंट आया हमारे सामने, इट टुक अ वाइल बिफोर ही वाज एबल टू कंपोज हिमसेल्फ, हाउएवर। तो यहां से तो स्टार्ट नहीं हो सकता इट टुक अ वाइल, बिकॉज ये हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि कहीं बीच में से ये जो सेंटेंस है वो हमें दिखता है। हाउएवर का यूज हो रहा है, इसका मतलब भी ये सेंटेंस कहीं बीच में से है, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। हिज हार्ट रेज्ड एंड हिज हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग। ओके, दिस कैन बी अवर फर्स्ट सेंटेंस। ही टुक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई टू काम डाउन। तो ये बात का सेंटेंस ही होगा डेफिनेटली, बिकॉज क्यों उसने डीप ब्रेथ ली उसका रीजन भी तो हमें पता होना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट यानी कि प्लान हमें सबसे पहले आर में दिख रहा है, दैट्स व्हाई वी विल यूज ये आर। हिज हार्ट रेज्ड एंड हिज हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग, उसका मतलब जो धड़कन थी वो बढ़ गई और हाथ कप रहे थे। तो सबसे पहले आर आएगा। तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन में आर है, या तो ए में है या सी में है। तो या तो आर पी होगा या आर एस होगा। सो हिज हार्ट्स रेज्ड, हिज हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग, ही टुक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राइड टू काम डाउन, ये भी हो सकता है। इट टुक अ व्हाइल बिफोर ही वाज एबल टू कंपोज हिमसेल्फ, बट इसमें ये लिखा है कि उसको थोड़ा सा समय लगा अपने आप को संभालने में। तो जब हार्ट धक धक हुई उसके बाद ये जो उसका कॉन्टेक्स्ट आ रहा है पी का, ये बिल्कुल सही आ रहा है कि पहले उसका हाथ, मतलब हार्ट धक धक हुआ, उसके बाद उसको थोड़ा सा समझने में टाइम लग गया कि अरे ये क्या हो गया। उसके बाद उसने गहरी सांस ली और अपने आप को काम डाउन किया। फिर इस सिचुएशन उतनी ज्यादा बैड नहीं थी जितना उसको लगा। तो ये हमारा आंसर होगा, विच इज आर पी एस एंड क्यू। द साइंटिस्ट वर डैश इन द अप्रोच ट्राइंग सेवरल मेथड्स बिफोर रीचिंग अ कंक्लूजन। ठीक है, तो यहां पर लिखा है ट्राइंग सेवरल मेथड्स बिफोर रीचिंग अ कंक्लूजन, मतलब उन्होंने काफी सारी चीजें ट्राई करी। तो साइंटिस्ट रिजिड तो नहीं हो सकते, रिजिड मतलब जो अपनी बात पे अटल है, ये नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबल हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है। साइंटिस्ट वर फ्लेक्सिबल इन देयर अप्रोच ट्राइंग सेवरल मेथड, बिकॉज वो फ्लेक्सिबल थे तभी तो उन्होंने सारी जो मेथड्स है उसको ट्राई किया। स्टबर्न भी नहीं हो सकता, कन्वेंशनल भी नहीं हो सकता, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल। सबमिट करते हैं, तो ये हमारा सबमिट होता है और हमारे जो आंसर्स हैं वो हम अपने रिजल्ट्स में चेक कर सकते हैं कि जो हमने आंसर्स अटेम्प्ट करे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल सही हैं सारे ही हमारे आंसर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको 5 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं विद ऑल द क्वेश्चंस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे ये हमने मॉक टेस्ट सॉल्व किया, आपको कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।